Hello students, I am सुधांशु एंड वेलकम बैक टू यूर अवन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो है कॉन्सेप्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी हिंदी मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव वे भी आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे हमारी तरफ से फ्री नोट्स। तो अगर ये विनर निकलते हैं तो इन विनर को निकलते ही हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिववे का जो क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात कि हमारे जो लेक्चर है वे आपके लिए एकदम फ्री है, 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप चाहते हो इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पे जाके आप अपने नोट्स को बाय कर सकते हो। तो नोट्स प्राइस ओनली 50 रुपीज रहने वाला है। और अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर से भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर 4 के कॉन्सेप्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, यानी कि तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में अवधारणाएं, जो कि हमारा डीएससी 11 यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स का सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। तो रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक हम उसका एक परफेक्ट आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसको समझ लेते हैं कि इस प्रश्न में हमसे आखिर पूछा क्या गया है। तो भाई इस प्रश्न में हमसे पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म के विभिन्न विकास के विभिन्न कारकों के बारे में पूछा गया है। यानी कि हमें बताना है कि यूरोप में जो पूंजीवाद का विकास है वो किन किन कारणों से हुआ था। तो इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा पूंजीवाद है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। यानी कि आपको बताना है कि वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में पूंजीवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है। यानी कि आपको पूंजीवाद की उत्पत्ति, उसके विकास के कारण और उसकी विशेषताएं तथा उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में विश्लेषण करना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो भाई इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम समझते हैं कि पूंजीवाद क्या होता है। तो भाई जो पूंजीवाद है वो हमारी एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। यानी कि यहाँ पर जो एक तरीके से स्वामित्व होता है वो निजी होता है, यानी कि अधिक से अधिक लाभ कमाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो भाई आप देखें इसमें जैसे कि हमारे उद्योग, व्यापार, बाजार और निवेश, इन सभी पर निजी व्यक्तियों या किसी निजी कंपनी का नियंत्रण रहता है, उसी को हम पूंजीवाद कहते हैं। तो भाई एड स्मिथ और जो हमारे कार्ल मार्क्स जैसे विचारक है उन्होंने हमारे कैपिटलिज्म को अलग अलग तरीके से व्याख्यात किया है। तो भाई आधुनिक जो हमारा वैश्वीकरण है, जो ग्लोबलाइजेशन है, उसके दौर में इसकी विशेषताएं और ज्यादा हमें व्यापक रूप में देखने को मिलती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय जिसमें हमने समझा कि जो पूंजीवाद है वो आखिर होता क्या है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारे मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहले हम समझ लेते हैं यूरोप में पूंजीवाद के विकास के कारक
को लेकर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूरोप में पूंजीवाद कैसे पनपा, उसके पीछे क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहला जो कारण था वो था पुनर्जागरण का प्रभाव। तो भाई यूरोप में जो पुनर्जागरण था उसने लोगों की सोच को पूरी तरीके से बदल दिया था। तो पहले जो लोगों की सोच थी स्टूडेंट, वो हमारी धार्मिक मान्यताओं तक सीमित थी। लेकिन जब हमारा पुनर्जागरण का काल आया तो उसके बाद से विज्ञान, तर्क और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी महत्व मिलने लगा। तो भाई लोगों में नए प्रकार की खोज करने और अपने व्यापार और अपने नवाचार को बढ़ाने की जो भावना है वो भी पैदा हुई। उदाहरण के लिए इटली के जो व्यापारिक नगर थे जैसे कि वेनिस और फ्लोरेंस, ये व्यापार और बैंकिंग के बड़े केंद्र बन गए थे। वहां के जो व्यापारी थे उन्होंने धन कमाने और निवेश करने की नई पद्धति अपनाई थी। तो यही जो सोच थी यही आगे चलकर हमारे पूंजीवाद की नींव बनी, क्योंकि लोगों ने लाभ कमाने और निजी व्यापार को महत्व देना शुरू कर दिया था। तो सेकंड जो हमारा कारण आता है वो आता है भौगोलिक खोजे को लेकर। तो भाई 15वीं और 16वीं शताब्दी का समय था। उस समय यूरोप के नाविकों ने नए नए समुद्री व्यापार के नए नए समुद्री खोजें की थी। तो जैसे कि आप देखें वास्को डी गामा भारत पहुंचा और कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी। तो इन्हीं खोजों के कारण जो यूरोप का व्यापार था वो एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक फैल गया था। तो अब जो यूरोपीय देश थे भाई उनको भी नए बाजार और कच्चा माल मिलने लगा, जैसे कि मसाले, कपड़े, सोना और चांदी का जो व्यापार था वो इस समय पर बहुत तेजी से बढ़ा। तो उदाहरण के लिए आप देखिए ब्रिटेन और स्पेन ने उपनिवेशों से भारी मात्रा में धन अर्जित किया। इससे पूंजी का संचय हुआ और जो हमारी पूंजीवाद व्यवस्था है वो और ज्यादा मजबूत होती चली गई। नेक्स्ट जो कारण आता है वो आता है औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। तो भाई औद्योगिक क्रांति था वो भी हमारे पूंजीवाद के लिए बहुत ज्यादा बड़ी कारण मानी जाती है, क्योंकि मनी जो हमारी मशीन थे उनके आविष्कार से उत्पादन की जो पद्धति थी वो पूरी तरीके से बदल गई थी। क्योंकि पहले जो वस्तुएं होती थी स्टूडेंट वे हमारी हाथों से बनाई जाती थी, लेकिन जब हमारी मशीन आई तो बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन संभव हो पाया। तो उदाहरण के इंग्लैंड में जो कपड़ा उद्योग था उसमें मशीनों का उपयोग शुरू हुआ, जिससे कि जो उत्पादन था, जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी तेजी से बढ़ गई। तो इससे उद्योगपति वर्ग और व्यापार वर्ग का जो विकास था वो होने लगा और कारखानों के जो मालिक थे वे हमारे अधिक लाभ कमाने लगे और जिससे कि हमारे पूंजी का विस्तार हुआ और यही हमारे आधुनिक पूंजीवाद का आधार भी बना। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है व्यापार और वाणिज्य का विस्तार। तो भाई मध्यकाल के अंत में जो व्यापारिक गतिविधियां थी उसमें बहुत सारी वृद्धि हुई। तो जैसे कि आप देखें बैंकिंग, बीमा और निवेश जैसी जो संस्थाएं थी वो इस समय बनने लगी थी। उदाहरण के लिए आप देखें इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई, जिसने कि व्यापारियों को ऋण देकर शुरू किया और इससे व्यापार करना आसान हो गया था। तो जब व्यापारियों को आर्थिक सहायता मिलने लगी तो उन्होंने बड़े पैमाने पर उद्योग और व्यापार को शुरू किया, जिससे कि हमारी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसको भी मजबूती मिली। नेक्स्ट जो कारण आता है वो आता है सामंतवाद का पतन। तो भाई जो हमारी सामंतवादी व्यवस्था थी उसमें जमीन पर सामंतों का नियंत्रण होता था। तो जो किसान होते थे वे उनके पास काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो हमारी ये व्यवस्था थी ये कमजोर होने लगी। तो भाई किसानों और व्यापारियों को अधिक स्वतंत्रता मिलने लगी। जो लोग थे वे गांव को छोड़कर शहरों में आने लगे और कारखानों में काम करने लगे। तो उदाहरण के लिए इंग्लैंड में जो इनक्लोजर मूवमेंट था उसके कारण किसानों की जमीनें छीनी गई और वे मजदूर बनकर उद्योगों में काम करने लगे। तो इससे हमारा जो श्रमिक वर्ग था उसका विकास हुआ और पूंजीवाद के लिए हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था। नेक्स्ट एंड लास्ट जो कारण आता है वो आता है उपनिवेशवाद के विकास को लेकर। तो भाई यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित किए, तो वहां से सस्ता कच्चा माल और श्रम प्राप्त किया। तो उदाहरण के लिए आप देखिए जो ब्रिटेन था वो भारत से कपास ले जाकर अपने कारखानों में कपड़ा बनाता था और फिर वही कपड़े को भारत में बेच देता था। तो इस प्रक्रिया से जो यूरोपीय देश है उसको बहुत ही ज्यादा लाभ मिला और पूंजी का संचय भी तेजी से बढ़ा। तो यही जो पूंजी थी यही हमारे आगे उद्योगों और व्यापार में निवेश की गई, इन्वेस्ट की गई। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने यूरोप में पूंजीवाद के विकास के कारक समझे। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं वैश्वीकरण के संदर्भ में पूंजीवाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है निजी स्वामित्व की। तो भाई पूंजीवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी निजी स्वामित्व।
तो भाई इसमें उत्पादन के साधनों जैसे कि उद्योग, कारखाने, व्यापार, इन सभी पर निजी व्यक्तियों या किसी निजी कंपनी का अधिकार होता था। तो जो हमारा ग्लोबलाइजेशन का समय था, उस समय पर बड़ी बहुस्तरीय कंपनियां जो थी वे विश्व भर में अपने उद्योग को स्थापित कर रही थी। तो जैसे कि आप देखिए एप्पल और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी जो कंपनियां हैं वे निजी स्वामित्व के आधार पर ही कार्य करती है और इससे जो निवेश और नवाचार है उनको बढ़ावा मिलता है, लेकिन जो आर्थिक शक्ति है वो कुछ लोगों के हाथ में ही केंद्रित हो जाती है। तो यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता भी मानी जाती है। सेकंड जो विशेषता आती है स्टूडेंट, वो आती है लाभ की प्रेरणा को लेकर। तो भाई जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है लाभ को कमाना। तो सभी आर्थिक गतिविधियां लाभ केंद्रित होती है और जो कंपनियां हैं वे अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए अपने उत्पादन को बढ़ाती है। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो कंपनी है उनको पूरी दुनिया का बाजार मिल गया। उदाहरण के लिए कई कंपनियां सस्ते श्रमिकों वाले देश में उत्पादन करती है और फिर विकसित देशों में उच्च दामों पर उत्पाद बेचती है। तो इससे आर्थिक विकास तो होता है, लेकिन जो श्रमिक शोषण की समस्या है वो भी बढ़ती है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है मुक्त बाजार व्यवस्था को लेकर। तो भाई जो पूंजीवाद है वो हमारा मुक्त बाजार व्यवस्था पर आधारित है, यानी कि इसमें मांग और पूर्ति के आधार पर वस्तुओं की जो कीमत है उसको तय किया जाता है। साथ साथ सरकार का जो हस्तक्षेप होता है वो भी बहुत कम होता है। तो जब हमारा वैश्वीकरण आया उसके बाद से विभिन्न देशों ने अपने बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए। उदाहरण के लिए भारत में 1991 के बाद विदेशी कंपनियों का प्रवेश बढ़ा, जिससे कि प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं के विकल्प बढ़े, लेकिन जो छोटे उद्योग थे उनको भी नुकसान होने लगा था। तो इससे हमारी व्यापारिक स्वतंत्रता भी बढ़ती है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है वैश्विक व्यापार के विस्तार को लेकर। तो भाई ग्लोबलाइजेशन ने पूंजीवाद को पूरे विश्व में फैला दिया था। तो अब जो कंपनियां थी वे केवल अपने देश तक ही नहीं बल्कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर है उस पर भी वे काम कर रही थी। उदाहरण के लिए आप देखें मैकडी और सैमसंग जैसी जो कंपनियां हैं वे कई देशों में व्यापार करती है। इससे हमारी विश्व अर्थव्यवस्था जुड़ी है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है वो भी बढ़ी है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है तकनीकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था की। तो भाई आधुनिक पूंजीवाद तकनीक और डिजिटल माध्यमों पर आधारित है, यानी कि आप देखें इंटरनेट, ऑनलाइन व्यापार और डिजिटल पेमेंट ने हमारे व्यापार को, ट्रेड को और ज्यादा तेज और ज्यादा आसान बना दिया है। उदाहरण के लिए जो गूगल और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हैं वे हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था का ही एक हिस्सा है। इससे हमारी सुविधा भी बढ़ी, लेकिन साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा जैसी जो नई समस्याएं हैं वे भी सामने आई। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है उपभोक्तावाद का। तो भाई जो पूंजीवाद है वो हमारे उपभोग को भी बढ़ावा देता है। तो कंपनियां विज्ञापन और बाजार रणनीतियों के माध्यम से लोगों को अधिक वस्तुएं खरीदने के लिए वे प्रेरित किया जाता है। तो वैश्वीकरण के कारण जो ब्रांडेड वस्तुएं हैं और जो आधुनिक जीवन शैली है उसका भी प्रभाव बढ़ा। तो लोग आवश्यकता से अधिक उपभोग करने लगे हैं, जिससे कि बाजार का विस्तार तो होता है, लेकिन जो भौतिकवाद और जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं है वे भी बढ़ती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने वैश्वीकरण के संदर्भ में पूंजीवाद की प्रमुख विशेषताएं देखी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे सकारात्मक पक्ष यानी कि पॉजिटिव पॉइंट की, तो हम कह सकते हैं जो हमारा पूंजीवाद था उसने औद्योगिक विकास, तकनीकी प्रगति और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाया। तो इसके कारण ही हमारी जो उत्पादन क्षमता और रोजगार के अवसर थे वे भी बढ़े। उदाहरण के लिए आप देखें आधुनिक तकनीक, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का जो विकास है वे हमारे पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से हुआ। तो भाई प्रतिस्पर्धा के कारण जो कंपनियां हैं वे बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध कराती है, जिससे कि उपभोक्ताओं को लाभ भी मिलता है। सेकंड, अगर हम बात करें इसके निगेटिव पॉइंट्स यानी कि नकारात्मक पक्ष के बारे में, तो भाई पूंजीवाद की सबसे बड़ी समस्या थी आर्थिक असमानता। तो जो धन था वो कुछ बड़े और उद्योगपति और कंपनी के हाथों में केंद्रित हो जाता था, जबकि जो गरीब वर्ग था वो पीछे रह जाता था। तो इसके अलावा लाभ कमाने की जो होड़ है उसमें श्रमिकों का शोषण भी किया जाता था, जैसे कम वेतन, अस्थायी रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी जो समस्याएं है वे भी बढ़ती है। तो इससे अमीर और गरीब के बीच की जो दूरी थी वो और ज्यादा भी बढ़ जाती है। अगर हम बात करें इसके आधुनिक प्रभाव के बारे में, तो भाई ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो पूंजीवाद है वो हमारी विश्व व्यवस्था का प्रमुख आधार बन चुका है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक व्यापार
और निवेश को नियंत्रित कर रही है। हालांकि इससे हमारा आर्थिक विकास तो तेज हुआ, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण, संसाधनों का अत्यधिक दोहन और सामाजिक असमानता जैसी जो समस्याएं है वे भी बढ़ी है। तो इसीलिए आज आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देना जरूरी माना जाता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने आलोचनात्मक मूल्यांकन समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई निष्कर्ष या कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो यूरोप में पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म था, उसका जो विकास था वो पुनर्जागरण, भौगोलिक खोजों और औद्योगिक क्रांति जैसे अनेक कारणों से हुआ था। तो भाई वैश्वीकरण में इसकी जो विशेषताएं है वे हमें देखने को मिलती है, जैसे कि निजी स्वामित्व, मुक्त बाजार और वैश्विक व्यापार। तो भाई पूंजीवाद जो था उसने आर्थिक विकास को तो बढ़ाया, लेकिन इसने आर्थिक असमानता और श्रमिक शोषण जैसी जो समस्याएं है उनको भी पैदा किया। तो भाई इसीलिए आज आवश्यकता है कि जो आर्थिक विकास है उसके साथ साथ जो सामाजिक न्याय है और समानता है उस पर भी ध्यान दिया जाए। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि जो हमारा समाजवाद है उसके विकास के कौन कौन से कारक है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि समाजवाद के विकास के पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण थे। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से पूछा जा सकता है कि नव उदारवाद क्या है और उसकी सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। यानी कि आपको नव उदारवाद का अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण भी करना है। यानी कि इस आंसर में आपको समाजवाद और नव उदारवाद दोनों विचारधाराओं की तुलना करते हुए उनके प्रभावों को समझाना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो भाई इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो समाजवाद है वो आखिर है क्या। तो भाई समाजवाद हमारी एक ऐसी विचारधारा है जो कि समानता, सामाजिक न्याय और श्रमिक हितों पर आधारित होती है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है आर्थिक असमानता को कम करके समाज के सभी लोगों को समान अवसर दी जाए। तो ये तो हमारा समाजवाद हो गया जिसमें समानता की बात की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे नव उदारवाद के बारे में कि नव उदारवाद क्या है, तो भाई जो नव उदारवाद है वो मुक्त बाजार, निजीकरण और आर्थिक स्वतंत्रता पर आधारित है। तो नव उदारवाद कहता है कि अर्थव्यवस्था में जो सरकार का हस्तक्षेप है वो बहुत ही कम होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स, फ्रीडरिच हायेक, मिल्टन फ्रीडमैन ये ऐसे विचारक थे जिन्होंने इन विचारधाराओं को अलग अलग रूप में प्रभावित किया। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया जिसमें हमने समाजवाद और नवउदारवाद को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समाजवाद के विकास के अग्रणी कारक क्या है। यानी कि जो समाजवाद है उसका विकास किन किन कारणों की वजह से हुआ। तो सबसे पहला कारण था औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। तो भाई औद्योगिक क्रांति के बाद जो यूरोप था उसमें मशीनों का उपयोग तेजी से बढ़ा और बड़े बड़े कारखाने बढ़ने लगे। तो उद्योगपति को भारी लाभ होने लगा, जिससे कि जो मजदूरों की स्थिति वो तो खराब हो गई, तो उनसे लंबे समय तक जो कठिन परिस्थितियां है उसमें कम वेतन पर काम कराया जाता था। तो मजदूरों के पास न तो नौकरी की सुरक्षा थी, न ही स्वास्थ्य और न ही सामाजिक सुविधाएं। तो इससे श्रमिकों में ये असंतोष फैलने लगा और लोगों को ये महसूस होने लगा कि जो पूंजीपति है केवल उनका ही विकास हो रहा है, जबकि जो मजदूर है उनका शोषण हो रहा है। तो उदाहरण के लिए आप देखें, इंग्लैंड के कपड़ा उद्योगों में बाल मजदूरों तक से काम कराया जाता था। इसी अन्याय के विरोध में समाजवाद की जो विचारधारा है वो मजबूत होने लगी, जिसने कि हमारे मजदूरों के अधिकारों की बात करी। तो ये तो हमारा पहला कारण था। सेकंड जो कारण आता है वो आता है आर्थिक असमानता का। तो भाई जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें जो धन था वो कुछ उद्योगपति और व्यापारी के हाथों में होता था। तो अमीर और जो गरीब वर्ग था उनके बीच में लगातार जो खाई थी वो बढ़ती जा रही थी। गरीब मजदूर दिन रात मेहनत करते थे लेकिन उन्हें फिर भी पर्याप्त वेतन नहीं मिलता था। लेकिन जो हमारे उद्योगपति लोग थे वे अत्यधिक धनवान बनते जा रहे थे, जिससे कि समाज में असंतोष और जो संघर्ष की स्थिति है वो उत्पन्न हो रही थी।
तो भाई समाजवाद ने इस समस्या का समाधान समानता के रूप में प्रस्तुत किया। समाजवादी विचारधारा का मानना था कि समाज के संसाधनों पर सभी लोगों का समान अधिकार होना चाहिए, ताकि जो आर्थिक न्याय है, जो हमारा इकोनॉमिक जस्टिस है, उसको स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट जो कारण आता है वो आता है श्रमिकों के शोषण को लेकर। तो भाई औद्योगिक समाज में मजदूरों की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा बेकार थी। तो भाई उनसे 12 से 14 घंटे काम कराया जाता था और कार्यस्थलों पर सुरक्षा की उचित व्यवस्था भी नहीं थी। यानी कि मजदूरों को बहुत ही कम वेतन मिलता था और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी प्रभावी कानून नहीं थे। तो इससे जो हमारे श्रमिक आंदोलन थे उन सभी की शुरुआत हुई और जो मजदूर थे वे संगठित होने लगे। तो उदाहरण के लिए मजदूरों ने बेहतर वेतन, सीमित कार्य घंटे और सुरक्षित कार्यस्थल की मांग को लेकर आंदोलन किए। तो समाजवाद ने इन आंदोलनों को वैचारिक समर्थन दिया और श्रमिक हितों को महत्व प्रदान किया। नेक्स्ट जो कारण आता है वो आता है मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर। तो भाई जो हमारे कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिच एंगल्स थे, इन्होंने हमारे समाजवाद को मजबूत वैचारिक आधार प्रदान किया। तो भाई उन्होंने हमारी पूंजीवादी की आलोचना करते हुए जो वर्ग संघर्ष है उसका जो सिद्धांत है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो मार्क्स का मानना था भाई कि जो समाज है वो दो वर्गों में बटा हुआ, पहला पूंजीपति वर्ग, दूसरा हमारा श्रमिक वर्ग। तो पूंजीपति श्रमिकों के श्रम का शोषण करते हैं और उनसे अधिक लाभ कमाते हैं। तो भाई उन्होंने ये भविष्यवाणी करी थी कि एक दिन जो मजदूर वर्ग है वो संगठित होकर क्रांति करेगा और समानता आधारित समाज की स्थापना करेगा। तो उनके इसी विचारों ने रूस, चीन और अन्य देशों में जो समाजवादी आंदोलन है उनको प्रेरित किया। नेक्स्ट जो कारण आता है वो आता है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। तो भाई फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। तो इनके जो विचार थे, इन्होंने समाज में समान अधिकार और सामाजिक न्याय की मांग बढ़ाई। तो लोगों ने राजशाही और विशेष अधिकारों का विरोध करना शुरू किया। समाज में ये विचार फैलने लगा कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलने चाहिए। तो भाई समाजवाद ने ही इन्हीं आदर्शों को आगे बढ़ाया और जो आर्थिक समानता है उस पर जोर दिया। तो इसीलिए जो फ्रांसीसी क्रांति है वो हमारे समाजवाद के विकास की महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बनी। नेक्स्ट एंड लास्ट जो कारण आता है वो आता है ट्रेड यूनियन और श्रमिक आंदोलन का। तो भाई जो मजदूर थे उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन बनाए। तो ये जो संगठन थे इन्होंने मजदूरों को एकजुट करके उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। तो जैसे कि आप देखें, ट्रेड यूनियनों ने उचित वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और काम के सीमित घंटे जैसी मांग उठाई। तो इससे जो मजदूरों में जागरूकता थी वो बढ़ी और वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे। तो उदाहरण के लिए यूरोप और अमेरिका में श्रमिक आंदोलनों के कारण ही कई श्रमिक कानून बने, जिससे कि हमारी जो समाजवादी विचारधारा थी उसको एक व्यापक समर्थन मिला। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समाजवाद के विकास के अग्रणी कारक समझे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है नव उदारवाद का अर्थ और उसकी विशेषताओं को लेकर। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मुक्त बाजार की अवधारणा को लेकर। तो भाई जो नव उदारवाद है वो हमारी एक ऐसी विचारधारा है जो कि मुक्त बाजार का समर्थन करती है। तो भाई मुक्त बाजार क्या है? तो भाई मुक्त बाजार का मानना है कि जो बाजार है उसको सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, ताकि जो आर्थिक गतिविधियां है वे स्वतंत्र रूप से चल सके। तो इसके अनुसार जब बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो उत्पादन की जो गुणवत्ता है और जो आर्थिक विकास है दोनों में वृद्धि होती है। तो सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप आर्थिक प्रगति में बाधा माना जाता है। उदाहरण के लिए कई देशों ने विदेशी निवेश और निजी कंपनियों के लिए अपने बाजार खोल दिए ताकि व्यापार और उद्योगों का विस्तार हो सके। सेकंड जो विशेषता आती है वो आती है निजीकरण की। तो भाई जो नव उदारवाद है वो सरकारी उद्योगों और सेवाओं को निजी क्षेत्र पर सौंपने पर जोता है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है दक्षता और लाभ में वृद्धि करना। तो भाई जो निजी कंपनियां होती है वे प्रतिस्पर्धा के कारण बेहतर सेवाएं देने का प्रयास करती है। तो इससे जो तकनीकी सुधार और उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए भारत में जो दूर संचार क्षेत्र है उसमें निजी कंपनियों के आने के बाद से जो मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं हैं उनमें तेजी से सुधार हुआ है, लेकिन दूसरी ओर सरकारी नौकरियों में भी कमी देखने को मिली है। अगली जो विशेषता आती है वो आती है वैश्वीकरण के समर्थन को लेकर।
तो भाई जो नव उदारवाद है वो वैश्विक व्यापार और विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमारी विश्व अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ना। यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वे विभिन्न देशों में व्यापार और निवेश करती है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तेजी से बढ़ता है और देशों के बीच जो आर्थिक संबंध है वे भी मजबूत होते हैं। तो उदाहरण के लिए सैमसंग और मैगडी जैसी जो कंपनियां हैं वे विश्व स्तर पर व्यापार करती है और अनेक देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है सीमित सरकारी हस्तक्षेप की। तो भाई नव उदारवाद ये भी कहता है कि जो सरकार है उसको अर्थव्यवस्था में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी कि जो बाजार है वो स्वयं मांग और आपूर्ति के आधार पर संतुलन स्थापित कर सकता है। सरकार का जो कार्य है वो केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना है, आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना माना जाता है। तो भाई इससे जो निजी क्षेत्र है उसको अधिक स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन कई बार अत्यधिक निजीकरण और सरकारी नियंत्रण की कमी से जो गरीब वर्ग के हित है वे भी प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता आती है उदारीकरण की। तो भाई व्यापार और निवेश पर लगे प्रतिबंध है उसके हटाने की प्रक्रिया को हम उदारीकरण कहते हैं। यानी कि जब व्यापार और निवेश पर प्रतिबंधों को हटाया गया तो उसको हमने उदारीकरण कहा। तो जो नव उदारवाद है वो इसका समर्थन करता है क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है। तो उदारीकरण के बाद ही जो विदेशी कंपनियां हैं उसको नए बाजारों में प्रवेश करने का अवसर मिलता है, जिससे कि प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्राप्त होते हैं। तो उदाहरण के लिए भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद विदेशी निवेश में वृद्धि हुई और देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो वैश्विक बाजार से जुड़ गई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट जो विशेषता आती है वो आती है प्रतिस्पर्धा पर जोर। तो भाई नव उदारवाद आर्थिक प्रतिस्पर्धा को भी विकास का आधार मानता है। तो कंपटीशन यानी कि जो प्रतिस्पर्धा है उसकी वजह से कंपनियां बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करती है। तो उदाहरण के लिए मोबाइल कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण जो इंटरनेट सेवाएं है वे सस्ती और तेज हुई है, जिससे कि लाभ जो मिला है वो उपभोक्ताओं को मिला है। लेकिन भाई अत्यधिक प्रतिस्पर्धा हमारे छोटे उद्योगों और स्थानीय व्यापारियों के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि वे बड़े कंपनियों से मुकाबला नहीं कर पाते। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने नव उदारवाद का अर्थ और उसकी विशेषताएं समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है नव उदारवाद की सामाजिक आर्थिक संरचनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे आर्थिक विकास की, तो नव उदारवाद ने कई देशों में आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ाया है। तो भाई मुक्त बाजार और उदारीकरण की जो नीतियां थी उसी के वजह से जो व्यापार और उद्योगों का विकास है वो तेजी से हो पाया है। जैसे कि आप देखें भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद आईटी, दूरसंचार और सेवा क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ, जिससे कि हमारे देश की आर्थिक वृद्धि दर में भी सुधार देखने को मिला। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है असमानता की समस्या को लेकर। तो भाई नव उदारवाद की सबसे बड़ी आलोचना ये भी है कि इससे हमारी आर्थिक असमानता बढ़ी है। तो धन और संसाधनों का जो लाभ है वो अधिकतर बड़े उद्योगपति और अमीर वर्गों को मिलता है, जबकि जो हमारे गरीब वर्ग है वे पीछे रह जाते हैं। तो भाई जैसे कि आप देखिए बड़ी कंपनियां अधिक पूंजी और संसाधनों के कारण तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन छोटे व्यापारी और गरीब लोग प्रतिस्पर्धा में कमजोर पड़ जाते हैं। तो उदाहरण के लिए महानगरों में बड़ी कंपनियां तेजी से विकास करती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और गरीबी की जो समस्या है वो बनी रहती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है श्रमिकों पर प्रभाव को लेकर। तो भाई निजीकरण और प्रतिस्पर्धा के कारण ही जो श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा है वो भी कम होती है। तो जो कंपनियां होती है वे लागत कम करने के लिए अस्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करती है और कम वेतन पर उनसे काम कराती है। तो भाई इससे श्रमिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है, जिसके बाद से कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और स्थायी रोजगार जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलती। तो उदाहरण के लिए निजी कंपनियों में कर्मचारियों पर अत्यधिक कार्य दबाव रहता है और लक्ष्य पूरा न करने पर नौकरी जाने का डर बना रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कल्याणकारी राज्य की कमजोरी को लेकर। तो भाई नव उदारवाद जो है वो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को कम महत्व देता है। तो इसका मानना था कि निजी क्षेत्र अधिक प्रभावी ढंग से सेवाएं प्रदान कर सकता है, लेकिन भाई जब सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी जो सेवाएं है उसमें अपनी भूमिका कम कर देती है, तो तब हमारे गरीब और कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। जैसे कि आप देखें निजी अस्पताल और निजी शिक्षा संस्थान महंगे होने के कारण जो गरीब लोगों की पहुंच है वे बाहर हो जाते हैं, जिससे कि सामाजिक असमानता और ज्यादा बढ़ सकती है।
नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव को लेकर। तो भाई नव उदारवाद के कारण ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो प्रभाव है वो तेजी से बढ़ा है। तो ये जो कंपनियां हैं ये हमारी विश्व अर्थव्यवस्था और जो बाजार पर बड़ा नियंत्रण है उसको कर लेती है। जैसे कि आप देखिए बड़े जो शॉपिंग मॉल और ऑनलाइन कंपनियां हैं उनके आने से जो छोटे दुकानदारों का व्यापार है वो प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है सांस्कृतिक प्रभाव का। तो भाई वैश्वीकरण और उदारवाद के कारण ही जो पश्चिमी उपभोक्ता संस्कृति है उसका प्रभाव तेजी से बढ़ा है। तो लोगों की जो जीवन शैली है, खान पान है और पहनावे है उनमें बदलाव देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और विदेशी कंपनियों के माध्यम से जो आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति है वो फैल रही है, जिससे कि हमारी स्थानीय परंपराएं और सांस्कृतिक विविधता प्रभावित हो रही है। तो जैसे कि आप देखें फास्ट फूड संस्कृति और विदेशी फैशन का जो प्रभाव है वो युवाओं में तेजी से बढ़ा है, जबकि जो पारंपरिक जीवन शैली है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने नव उदारवाद की सामाजिक आर्थिक संरचना का आलोचनात्मक विश्लेषण समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि जो हमारा समाजवाद है ये हमारा औद्योगिक क्रांति, आर्थिक असमानता और ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों की वजह से उत्पन्न हुआ। तो जो समाजवाद है वो समानता और सामाजिक न्याय पर बल देता है, लेकिन जो हमारा नव उदारवाद है वो मुक्त बाजार, निजीकरण और आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देता है। तो नव उदारवाद ने आर्थिक विकास और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया, लेकिन इसके कारण से हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं भी आई है, जैसे कि असमानता, श्रमिक असुरक्षा। तो भाई इसलिए आज आवश्यकता है कि जो हमारा आर्थिक विकास है उसके साथ साथ सामाजिक न्याय और मानव कल्याण पर भी ध्यान दिया जाए। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि जो कल्याणकारी राज्य है वो क्या है, उसकी विशेषताओं को हमें समझाने के लिए कहा गया है। और इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वैश्वीकरण के युग में कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी। यानी कि इस प्रश्न में आपसे कल्याणकारी राज्य का अर्थ, उसकी विशेषताओं को समझाने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी बताना है कि वैश्वीकरण के दौर में कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता क्यों बढ़ गई। तो इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कल्याणकारी राज्य क्या है और आज के समय में कल्याणकारी राज्य की अपरिहार्यता पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि आपको ये स्पष्ट करना है कि जो आधुनिक समय है उसमें जो राज्य है वो केवल कानून व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की जिम्मेदारी भी निभाता है। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में हमें हमारे आंसर नंबर 3 में लिखना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो भाई इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम समझेंगे कि जो कल्याणकारी राज्य है आखिर वो होता क्या होता है। तो भाई कल्याणकारी राज्य हमारे वे होते हैं जो कि अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। यानी कि जो राज्य हमारे जनता के कल्याण के बारे में सोचेगी उसे ही हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो भाई इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हमारे समाज में समान अवसर और सामाजिक न्याय को स्थापित करना। तो भाई जो हमारा आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी मानी जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने समझा कि जो कल्याणकारी राज्य है वो आखिर होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इसी आंसर के मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग के बारे में। तो भाई मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे कल्याणकारी राज्य का अर्थ और उसकी विशेषताओं को लेकर। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। तो भाई जो कल्याणकारी राज्य होता है वो अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं
ये सभी सुविधाएं शामिल होती है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है लोगों को आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा से बचाना। तो भाई जब कोई व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है या वृद्धावस्था में पहुंचता है तब राज्य उसकी सहायता करता है ताकि उसका जो जीवन है वो सम्मान पूर्वक चल सके। तो उदाहरण के लिए भारत में वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान भारत योजना और मनरेगा जैसी जो योजनाएं हैं वे हमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। सेकंड जो विशेषता आती है वो आती है आर्थिक समानता पर बल को लेकर। तो भाई जो कल्याणकारी राज्य है वो आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करता है। तो ये अमीर और गरीब वर्गों के लिए विशेष योजनाएं बनाता है तभी ताकि जो हमारा लोग है सभी लोगों में समान अवसर मिल सके। तो इसी प्रकार से जो राज्य है वो समाज में अमीर और गरीब के बीच की दूरी कम करने का प्रयास करता है। आर्थिक सहायता और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो सामाजिक न्याय है उसको स्थापित करने की कोशिश की जाती है। तो उदाहरण के लिए सरकार गरीब परिवारों को राशन, छात्रवृत्ति और आवास योजनाओं का लाभ देती है ताकि उनका जो जीवन स्तर है वो सुधर सके। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा। तो भाई जो कल्याणकारी राज्य है वो शिक्षा और स्वास्थ्य को नागरिकों का मूल अधिकार मानता है। तो जो सरकार है वो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करके लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराती है। यानी कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य है उसमें निवेश करने से मानव संसाधन का विकास होता है और देश की जो प्रगति है वो भी तेजी से होती है। तो अगर नागरिक स्वस्थ और लिखित जो हमारे नागरिक है वे स्वस्थ और शिक्षित हो गए तो वे राष्ट्र निर्माण में भी बेहतर योगदान दे पाएंगे। तो उदाहरण के लिए आप देखें सरकारी विद्यालय, मिड डे मील योजना और सरकारी अस्पताल हमारी इसी नीति का एक हिस्सा है। तो यही था हमारी थर्ड विशेषता। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है कमजोर वर्गों का संरक्षण। तो भाई जो कल्याणकारी राज्य है वो हमारे समाज के कमजोर वर्ग जैसे कि गरीब हो गए, श्रमिक हो गए, महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, वृद्ध हो गए, इन सभी को सुरक्षा प्रदान करता है। तो भाई इन वर्गों के उत्थान के लिए जो सरकार होती है वो विशेष योजनाएं और आरक्षण जैसी नीतियां लागू करती है जिससे कि जो हमारा समाज है उसमें संतुलन बना रहे और जो समानता है वो भी बनाए रखे में सहायता मिलती है। तो उदाहरण के लिए महिलाओं के लिए उज्जवल योजना और बच्चों के लिए पोषण अभियान जैसी जो योजना है वे चलाई जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है रोजगार के अवसर को लेकर। तो भाई जो कल्याणकारी राज्य है वो रोजगार बढ़ाने के लिए विभिन्न रोजगार और कार्यक्रम को चलाता है। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है बेरोजगारी को कम करना और लोगों की आय में वृद्धि करना। तो रोजगार मिलने से लोगों का जीवन स्तर सुधरता है और आर्थिक विकास को भी गति मिलती है। यानी कि जो राज्य कौशल विकास और स्वयं रोजगार योजनाएं हैं उनके माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनने का प्रयास मिलता है। तो भाई उदाहरण के लिए जो मनरेगा योजना है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो विशेषता आती है वो आती है लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास को लेकर। जो भाई कल्याणकारी राज्य है वो समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय जैसे जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनको मजबूत करता है। तो भाई इससे नागरिकों का राज्य पर विश्वास बढ़ता है। यानी कि जब राज्य सभी वर्गों के हितों की रक्षा करता है तभी हमारे समाज में शांति और स्थिरता बनी रहती है। तो इससे हमारी डेमोक्रेसी भी मजबूत होती है और नागरिकों में जिम्मेदारी की जो भावना है वो भी विकसित होती है। यानी कि जो कल्याणकारी नीतियां है वे नागरिकों को ये महसूस कराती है कि जो राज्य है वो केवल शासन करने वाला तंत्र ही नहीं बल्कि जनता के कल्याण का माध्यम भी है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने कल्याणकारी राज्य का अर्थ और उसकी विशेषताएं समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है वैश्वीकरण के युग में कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता को लेकर। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है आर्थिक असमानता में वृद्धि को लेकर। तो भाई ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के कारण जो अमीर और गरीब के बीच दूरी है, जो खाई है वो बढ़ी है। तो बड़ी कंपनियां और जो पूंजीपति है वे अधिक लाभ कमा रहे हैं जबकि जो हमारे गरीब वर्ग है वे बेचारे विकास से वंचित रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा कल्याणकारी राज्य है वो हमारे गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करके सामाजिक संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। तो उदाहरण के लिए जो सरकार है वो गरीब परिवारों को मुफ्त राशन और आर्थिक सहायता देकर उनकी स्थिति सुधारने का प्रयास करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बेरोजगारी और श्रमिक असुरक्षा को लेकर। तो भाई वैश्विक प्रतिस्पर्धा और निजीकरण के कारण जो हमारा रोजगार है वो स्थिर होते जा रहा है। तो कई कंपनियां जो है वे स्थायी नौकरियों के बजाय अस्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करती है
जिससे कि श्रमिकों की जो सुरक्षा है वो बढ़ी है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हुई है। तो जो कल्याणकारी राज्य है वो बेरोजगारी भत्ता और श्रमिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से उनकी सहायता करता है। तो उदाहरण के लिए श्रमिक बीमा योजनाएं और रोजगार गारंटी कार्यक्रम इसी उद्देश्य से चलाए जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है शिक्षा और स्वास्थ्य की बढ़ती आवश्यकता को लेकर। तो भाई वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं है वे महंगी होती जा रही है। तो निजी संस्थाओं के बढ़ने से जो गरीब वर्ग है वो इन सुविधाओं तक पहुंचने के लिए बहुत ही मुश्किल से जा पा रहा है और ऐसी स्थिति में राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह सभी नागरिकों को सस्ती और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सके। तो उदाहरण के लिए सरकारी अस्पताल और मुफ्त शिक्षा योजनाएं गरीब वर्ग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सामाजिक न्याय की आवश्यकता को लेकर। तो भाई आर्थिक विकास के बावजूद भी जो समाज है उसके कई वर्ग पीछे रह जाते हैं। जैसे कि आप देखिए अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, ग्रामीण क्षेत्र, इनके जो लोग हैं वे कई बार विकास के लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो जो कल्याणकारी राज्य होगा वो इन्हीं वर्गों के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं लागू करेगा ताकि समाज में सम्मान, अवसर और न्याय स्थापित हो सके। तो उदाहरण के लिए आरक्षण नीति और छात्रवृत्ति योजनाएं सामाजिक न्याय को ही बढ़ावा देती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है वैश्विक आर्थिक संकटों से सुरक्षा को लेकर। तो भाई वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के कारण ही एक देश की जो आर्थिक समस्या का प्रभाव है वो दूसरे देश पर पड़ा है। तो वैश्विक मंदी, महंगाई और आर्थिक संकट का सबसे अधिक जो असर है वो आम जनता और गरीब लोगों पर पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो कल्याणकारी राज्य है वो राहत योजनाओं, आर्थिक सहायता और रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की सुरक्षा करता है। तो उदाहरण के लिए कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने मुफ्त राशन, आर्थिक सहायता और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई ताकि लोगों को संकट से बचाया जा सके। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मानव विकास को बढ़ावा। तो भाई केवल आर्थिक विकास ही किसी देश की प्रगति के लिए पर्याप्त नहीं होता। तो मानव विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा ये सभी जरूरी होती है। तो कल्याणकारी राज्य नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए इन सभी क्षेत्रों में निवेश करता है जिससे कि लोगों की कार्य क्षमता बढ़े और समाज का अधिक विकास हो सके। तो उदाहरण के लिए शिक्षा अभियान, पोषण योजनाएं और स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मानव विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा वैश्वीकरण के युग में कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता को। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कल्याणकारी राज्य की आलोचना को लेकर। तो सबसे पहली जो आलोचना आती है वो आती है आर्थिक बोझ की। तो भाई कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार को बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। तो इससे जो सरकारी बजट है, जो आर्थिक बोझ है वो भी बढ़ सकता है। तो सरकार को इन योजनाओं के लिए अधिक कर वसूलने पड़ सकते हैं जिससे कि आर्थिक दबाव बढ़ता है। तो कई बार भाई अत्यधिक खर्च के कारण ही जो विकास योजनाएं हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो उदाहरण के लिए अगर सरकार बहुत अधिक सब्सिडी देती है तो जो राजकोषीय घाटा है वो भी बढ़ सकता है। सेकंड जो आलोचना आती है वो आती है निर्भरता की प्रवृत्ति को लेकर। तो भाई कुछ आलोचकों का मानना है कि अत्यधिक सरकारी सहायता लोगों में निर्भरता की भावना बढ़ा सकती है। तो लोग ऐसे समय में आत्मनिर्भर बनने के बजाय सरकारी योजनाओं पर अधिक निर्भर हो सकते हैं। तो इससे कार्य करने की प्रेरणा कम हो सकती है और उत्पादन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए अगर लोग केवल सरकारी सहायता पर निर्भर रहने लगे तो जो आर्थिक सक्रियता है वो भी कम हो सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है प्रशासनिक कठिनाइयों का। तो भाई कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना आसान नहीं होता। तो कई बार भ्रष्टाचार, संसाधनों की कमी, प्रशासनिक लापरवाही, इन सभी की वजह से जो लाभ है वो सही लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। तो उदाहरण के लिए कई बार गरीबों के लिए भेजी गई सहायता बीच में ही भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने कल्याणकारी राज्य की आलोचना समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि जो हमारा कल्याणकारी राज्य है ये नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्राथमिकता देता है और ये हमें बहुत सारी बेसिक सुविधाएं प्रदान करके समाज में समानता और न्याय को स्थापित करता है। तो जो हमारा ग्लोबलाइजेशन का समय है, जो हमारा वैश्वीकरण का दौर है, उसमें बढ़ती असमानता, बेरोजगारी और कल्याणकारी राज्य की जो आवश्यकता है वो और ज्यादा बढ़ गई है।
जो कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता है वो और ज्यादा बढ़ गई है। तो भाई इसके सामने कई समस्याएं भी है, जैसे कि आर्थिक बोझ, प्रशासनिक कठिनाइयां। फिर भी जो नागरिकों का समग्र विकास है और सामाजिक संतुलन है, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भाई यही था हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो यही था भाई हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे उपनिवेशवाद के बारे में पूछा गया है और हमें बताना है कि जो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन है वे क्या है, वो भी उदाहरणों सहित। यानी कि हमें बताना है कि उपनिवेशवाद का अर्थ और साथ साथ उसके विभिन्न देशों में हुए उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों की चर्चा करनी है। तो इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा मुक्ति संघर्ष और उत्तर औपनिवेशिक पहचान है उसके निर्माण में हिंसा की भूमिका और राष्ट्रीय चेतना पर जो फैनन के दृष्टिकोण है उनको बताना है। यानी कि हमें फैनन के विचारों के आधार पर यह समझाना है कि मुक्ति संघर्ष, हिंसा और राष्ट्रीय चेतना के बीच क्या संबंध है। तो भाई चलिए इन सभी चीजों के बारे में हम हमारे आंसर नंबर 4 में लिख लेते हैं। तो भाई आंसर नंबर 4 की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो भाई इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम समझेंगे कि जो उपनिवेशवाद है वो आखिर है क्या। तो भाई उपनिवेशवाद हमारी वो चीज होती है जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण को स्थापित कर ले और उसके जो संसाधन है, उसके जो रिसोर्सेज है, उसको वो अपने हितों में उपयोग कर लेता है। तो उसी को ही हम कहते हैं उपनिवेशवाद। यानी कि एक देश का दूसरे देश पर कब्जा करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। तो भाई जो हमारे यूरोपीय देश है इसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को लंबे समय तक इन पर शासन किया, लेकिन धीरे धीरे इन देशों की में जो स्वतंत्रता की भावना वो जागी और उपनिवेश के खिलाफ बहुत बड़े बड़े आंदोलन होने लगे। तो भाई फैनन जो था उसने उपनिवेशवाद, हिंसा और राष्ट्रीय चेतना के संबंध को समझाया और मुक्ति संघर्ष में हिंसा की जो भूमिका है उसको महत्वपूर्ण माना। तो भाई यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उपनिवेशवाद के अर्थ और उसके स्वरूप के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो उपनिवेशवाद है उसका अर्थ क्या है और उसका स्वरूप क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है राजनीतिक नियंत्रण। तो भाई उपनिवेशवाद में शक्तिशाली जो देश है वो दूसरे देशों की स्वतंत्रता छीन लेते हैं। वहां की जो सरकार, प्रशासन और कानून है वे सब विदेशी शक्तियों के नियंत्रण में आ जाते हैं। तो स्थानीय जनता के पास निर्णय लेने तक का भी जो अधिकार है वो नहीं रहता। तो भाई उदाहरण के लिए भारत में जो ब्रिटिश शासन था उसके दौरान सभी बड़े फैसले अंग्रेज अधिकारी लेते थे। भारतीयों को केवल आदेश मानने पड़ते थे, जिससे कि जनता में असंतोष बढ़ता गया और स्वतंत्रता आंदोलन की जो शुरुआत है वो हो गई। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है आर्थिक शोषण का। तो भाई उपनिवेशवादी जो शक्तियां हैं वे उपनिवेशों के प्राकृतिक संसाधनों और श्रम का शोषण करती है। तो वे सस्ता कच्चा माल ले जाती है और फिर तैयार जो सामान है उसको महंगे दामों पर बेच देती है। तो भाई जैसे कि आप देखिए भारत से जो कपास था वो इंग्लैंड भेजी जाती थी और फिर वही जो कपड़े थे, उसी कपास से बने जो कपड़े थे वे भारत में ऊंचे दामों पर बेचे जाते थे। तो इससे भारत की जो स्थानीय उद्योग व्यवस्था थी वो कमजोर हो गई और किसानों और मजदूरों की जो स्थिति थी वो और खराब होती चली गई। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सांस्कृतिक प्रभुत्व का। तो भाई उपनिवेशवादी जो शासन है वो केवल राजनीतिक नियंत्रण पर ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी स्थानीय संस्कृति और परंपरा को भी कमजोर करता है। तो विदेशी भाषा और संस्कृति को इसमें श्रेष्ठ बताया जाता है। तो उदाहरण के तौर पर अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू करी, जिससे कि धीरे धीरे भारतीय भाषाओं और पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का महत्व कम होने लगा और लोगों के अंदर हीन भावना पैदा होने लगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सामाजिक विभाजन का। तो भाई उपनिवेशवादी शक्तियां फूट डालो और राज करो की जो नीति थी उसको अपनाती थी। तो भाई वे समाज को धर्म, जाति और भाषा के आधार पर बांटती थी ताकि जो जनता है वे एकजुट ना हो सके।
तो भाई भारत में अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा दिया। इसका जो परिणाम था वो आगे चलकर सांप्रदायिक तनाव और देश विभाजन के रूप में भी सामने आया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सैन्य शक्ति के उपयोग को लेकर। तो भाई उपनिवेशवाद को बनाए रखने के लिए जो हिंसा और सेना का उपयोग है वो किया जाता था। तो जो लोग विरोध करते थे उन्हें बलपूर्वक दबा दिया जाता था, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तो उदाहरण के लिए आप 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो हमारे अंग्रेजी दमन का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो यहाँ पर निहत्थी जनता पर गोलियां चलाई गई, जिससे कि भारतीयों के अंदर स्वतंत्रता की जो भावना थी वो और ज्यादा मजबूत हो गई। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पूंजीवाद से संबंध को लेकर। तो भाई जो उपनिवेशवाद का विकास है वो पूंजीवाद के विस्तार से जुड़ा हुआ था। तो यूरोपीय देशों को नए बाजार और अधिक संसाधनों की जरूरतें थी, तो इसीलिए उन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो जैसे कि आप देखें, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे जो देश थे उन्होंने एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश बनाए ताकि वे आर्थिक लाभ को प्राप्त कर सके। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने उपनिवेशवाद का अर्थ और उसका स्वरूप समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है विभिन्न उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को लेकर। तो सबसे पहला जो आंदोलन है वो हमारे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है। तो भाई जो भारत है उसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया। तो जो गांधी जी थे उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। तो असहयोग जो आंदोलन था और दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये जो हमारे आंदोलन थे इन्होंने हमारे अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी और फिर अंत में 1947 में जो भारत था वो स्वतंत्र हो गया। सेकंड जो आंदोलन आता है वो आता है अल्जीरिया के मुक्ति संघर्ष को लेकर। तो भाई अल्जीरिया में जो फ्रांसीसी शासन था उसके खिलाफ सशस्त्र संघर्ष हुआ। तो यहाँ पर जो हमारे फैनोन थे उन्होंने हिंसात्मक संघर्ष का समर्थन किया। उनका मानना था कि जो उपनिवेशवाद है वो स्वयं हिंसा पर आधारित है, इसीलिए उससे मुक्ति पाने के लिए जो संघर्ष है वो भी कठोर होना जरूरी है। तो अल्जीरिया का जो आंदोलन है वो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मुक्ति संघर्षों में भी गिना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है वियतनाम का संघर्ष। तो भाई वियतनाम में पहले फ्रांस और बाद में अमेरिका के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो हमारे हो ची माइन जो थे उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और वियतनाम के लोगों ने लंबे समय तक संघर्ष किया और अंततः विदेशी शक्तियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो ये जो आंदोलन था ये हमारे उपनिवेशवाद विरोध का महत्वपूर्ण उदाहरण भी माना जाता है। नेक्स्ट जो आंदोलन आता है वो आता है अफ्रीकी राष्ट्रवाद का। तो भाई अफ्रीका के कई देशों में औपनिवेशिक शासन और नस्लवाद के खिलाफ आंदोलन हुए। तो जो हमारे नेल्सन मंडेला जी थे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद और दमन के खिलाफ संघर्ष किया। तो उन्होंने कई वर्षों तक जेल में रहकर भी समानता और स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी। अंततः जो हमारा दक्षिण अफ्रीका था उसमें स्वतंत्रता, समानता और डेमोक्रेसी की स्थापना थी वो होने लगी थी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है लैटिन अमेरिका के आंदोलन को लेकर। तो भाई जो लैटिन अमेरिका के देश है उसमें स्पेन और पुर्तगाल के खिलाफ आंदोलन हुए। तो इन आंदोलनों का जो उद्देश्य था वो था हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता और स्वशासन को प्राप्त करना। तो आप देखें जैसे कि हमारे जो सिमेन बोलीवर थे जैसे नेता थे इन्होंने लोगों को एकजुट किया और विदेशी शासन के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व किया। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अहिंसात्मक और हिंसात्मक संघर्ष को लेकर। तो भाई कुछ देशों ने गांधी जी की तरह अहिंसा का मार्ग अपनाया, जबकि जो हमारे कुछ देश थे उन्होंने हथियारबंद संघर्ष किया। तो भाई भारत का जो आंदोलन था वो मुख्य रूप से अहिंसात्मक था, जबकि अल्जीरिया और वियतनाम का जो आंदोलन था वो हिंसात्मक था। तो दोनों का जो उद्देश्य था वो था हमारा औपनिवेशिक शासन यानी कि विदेशी शासन को समाप्त करना। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने विभिन्न उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है फैनन का दृष्टिकोण हिंसा और राष्ट्रीय चेतना पर लेकर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हिंसा को मुक्त का साधन। तो जो भाई हमारे फ्रांट फैनन थे उनका मानना था कि जो उपनिवेशवाद है वो स्वयं एक हिंसक व्यवस्था है, क्योंकि इसलिए इससे मुक्ति पाने के लिए जो संघर्ष और हिंसा है वो भी जरूरी है। तो जैसे कि ईंट का जवाब ईंट से देना, ये भी हमारा इस तरीके से ही हिंसा को मुक्ति का साधन माना गया। तो उनके अनुसार जो हिंसा है वो केवल युद्ध ही नहीं बल्कि दास्ता और जंजीरों को तोड़ने का माध्यम भी माना है। सेकंड जो पॉइंट आता है
वो आता है मानसिक गुलामी से मुक्ति को लेकर। तो भाई फैनोन ने कहा कि जो उपनिवेशवाद है वो केवल जमीन पर ही कब्जा नहीं करता, बल्कि वो लोगों की जो मानसिकता है उस पर भी कब्जा करता है। यानी कि जब लोग संघर्ष करते हैं तब उनके अंदर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पैदा होता है। उदाहरण के तौर पर अफ्रीकी देशों में स्वतंत्रता आंदोलन ने लोगों में अपनी पहचान के प्रति गर्व पैदा किया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है राष्ट्रीय चेतना के विकास को लेकर। तो भाई मुक्ति जो संघर्ष है वो लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है। इससे लोगों को प्रति, राष्ट्र के प्रति जो उनका जुड़ाव है वो भी बढ़ता है। तो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा और अलग अलग क्षेत्र के लोग एक साथ आए, जिससे कि हमारी जो राष्ट्रीय चेतना थी वो भी मजबूत हुई। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है औपनिवेशिक दमन की आलोचना को लेकर। तो भाई जो फैनन था उसने औपनिवेशिक शासन को अमानवीय और शोषणकारी बताया। तो भाई उसके अनुसार ये जो व्यवस्था थी ये हमारी असमानता और हिंसा पर आधारित थी। उसने कहा कि जो उपनिवेशवाद है वो इंसान की गरिमा और स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है क्रांतिकारी परिवर्तन को लेकर। तो भाई फैनोन के अनुसार जो स्वतंत्रता है वो केवल एक राजनीतिक बदलाव ही नहीं बल्कि हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी है। तो जब कोई देश स्वतंत्र होता है तब उसे नई राष्ट्रीय पहचान बनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता के बाद जो भारत था उसने अपना संविधान बनाया और अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है उत्तर औपनिवेशिक चुनौतियों को लेकर। तो भाई फैनोन ने चेतावनी दी थी कि जो स्वतंत्रता है उसके बाद जो शोषण है उसको समाप्त नहीं किया जाएगा, यानी कि कभी कभी नए शासक वर्ग भी जनता का शोषण करने लगते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जनता की जो सक्रिय भागीदारी है और जो लोकतांत्रिक जागरूकता है उस पर भी जोर दिया। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने फैनन का दृष्टिकोण हिंसा और राष्ट्रीय चेतना के रूप में देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई निष्कर्ष या कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो हमारा उपनिवेशवाद है वो हमारी एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दमन को जन्म दिया। तो इसके खिलाफ जो दुनिया के अलग अलग देश थे उनमें स्वतंत्रता आंदोलन हुए जिसने कि राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया। तो जो हमारे फैनन थे उन्होंने मुक्ति संघर्ष में हिंसा की भूमिका को महत्वपूर्ण माना और बताया कि जो स्वतंत्रता है वो केवल एक राजनीतिक बदलाव ही नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान और राष्ट्रीय पहचान के निर्माण की एक प्रक्रिया भी है। तो उनके विचारों पर कुछ विवाद है लेकिन फिर भी जो उपनिवेशवाद है वो विरोधी चिंतन को गहराई से प्रभावित करता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद के बारे में पूछा गया है और इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा गया है कि बेनेडिक्ट एंडरसन के राष्ट्र और राष्ट्रवाद के सिद्धांत के बारे में बताना है। यानी कि इस प्रश्न में आपसे राष्ट्र और राष्ट्रवाद का अर्थ समझाने के लिए कहा गया है, साथ ही महात्मा गांधी की राष्ट्रवाद की अवधारणा तथा बेनेडिक्ट एंडरसन के राष्ट्रवाद सिद्धांत के बारे में बताना है। यानी कि आपको राष्ट्रवाद के नैतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों को समझाना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं कि जो राष्ट्र है वो आखिर होता क्या है। तो भाई जो हमारा राष्ट्र है वो हमारा एक ऐसा समूह होता है जो कि समान इतिहास, संस्कृति, भाषा और परंपरा से जुड़ा होता है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर हमारे पास एक जैसी भाषा, एक जैसी संस्कृति और एक जैसा इतिहास रहा है तो उसी को ही हम राष्ट्र कहते हैं। और अगर हम बात करें राष्ट्रवाद की तो भाई राष्ट्रवाद हमारी वो विचारधारा है जो कि व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा और गर्व महसूस करता है। तो भाई जो हमारा आधुनिक चिंतन है उसमें महात्मा गांधी और बेनेडिक्ट एंडरसन जो थे इन्होंने राष्ट्र और राष्ट्रवाद को अलग अलग तरीके से समझाया है। तो गांधी जी ने तो नैतिक और मानवीय राष्ट्रवाद पर बल दिया, जबकि जो एंडरसन थे उन्होंने राष्ट्र को कल्पित समुदाय के रूप में प्रस्तुत किया। तो भाई यही थे हमारा एक छोटा सा परिचय जिसमें हमने समझा राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारे मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है।
तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहले हम समझ लेते हैं राष्ट्र और राष्ट्रवाद के अर्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो राष्ट्र है वो आखिर होता क्या है, यानी कि नेशन आखिर होता क्या है। तो भाई जो राष्ट्र है वो केवल एक भौगोलिक सीमा का नाम ही नहीं होता, बल्कि ये लोगों की एक सामुदायिक पहचान और एकता की भावना से भी जुड़ा होता है। तो भाई राष्ट्र में रहने वाले जो लोगों के बीच हो गए, उनके बीच समान इतिहास, संस्कृति, भाषा और परंपराएं होती है। तो जो राष्ट्र है वो लोगों को एक साझा उद्देश्य और पहचान प्रदान कराता है, और यही कारण होता है कि जो लोग हैं वे अपने राष्ट्र की सुरक्षा, विकास और सम्मान के लिए एकजुट होकर कार्य करते हैं। तो उदाहरण के लिए आप देखें, भारत में अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां होने के बावजूद भी जो राष्ट्रीय एकता की भावना है वो लोगों को जोड़कर रखती है। तो ये तो हमने समझा कि राष्ट्र क्या होता है। अब हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो भाई जो राष्ट्रवाद है ये हमारी वो भावना होता है जिसमें जो व्यक्ति है वो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और गर्व अनुभव करता है। यानी कि ये हमारे राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता को मजबूत करने का कार्य करता है। तो भाई जो राष्ट्रवाद है वो लोगों को अपने देश के हितों के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, और आधुनिक राष्ट्र राज्यों के निर्माण में राष्ट्रवाद की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो उदाहरण के लिए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रवाद ने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सांस्कृतिक आधार का। तो भाई राष्ट्रवाद का जो आधार है वो अक्सर भाषा, धर्म, संस्कृति और इतिहास पर होता है। तो ये जो तत्व है ये लोगों में सामूहिक पहचान और अपनेपन को पैदा करते हैं। तो जब लोगों को लगता है कि उनकी जो संस्कृति और परंपराएं समान है, तब उनमें जो राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकता की जो भावना है वो भी मजबूत होती है। तो इससे समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव भी बढ़ता है। तो उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है वो भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है राजनीतिक महत्व को लेकर। तो भाई जो राष्ट्रवाद है उसने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों को प्रेरित किया और अनेक देशों को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो राष्ट्रवाद के कारण जो लोग हैं उसमें राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और उन्होंने विदेशी शासन का विरोध किया। तो इससे हमारा जो आधुनिक राष्ट्र राज्य है उनके निर्माण भी संभव हो पाए हैं। उदाहरण के लिए एशिया और अफ्रीका के कई देशों में राष्ट्रवादी आंदोलनों ने स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर हम बात करें इसके पॉजिटिव पॉइंट के यानी कि सकारात्मक पक्ष के बारे में, तो भाई राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता, आत्मसम्मान और देशभक्ति को मजबूत करता है, और साथ ही ये लोगों को सामूहिक विकास और राष्ट्रीय हितों के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो भाई जो राष्ट्रवाद है उसमें लोगों में त्याग और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होती है, और संकट के समय पर यह समाज को एकजुट रखने में भी सहायता करता है। तो उदाहरण के लिए जो प्राकृतिक आपदाएं या युद्ध है उसके समय पर जो लोग हैं वे राष्ट्र हित में एकजुट होकर भी सहयोग करते हैं। तो भाई यही था हमारा पॉजिटिव पॉइंट। अगर हम बात करें इसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो भाई जो अत्यधिक राष्ट्रवाद है वो कभी कभी कट्टरता और संघर्ष को भी जन्म दे सकता है। तो जब कोई राष्ट्र स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है तो उससे हमारा अंतर्राष्ट्रीय तनाव भी बढ़ता है। तो कट्टर राष्ट्रवाद कई बार युद्ध, हिंसा और असहिष्णुता का कारण भी बनता है। तो इसीलिए जो राष्ट्रवाद का संतुलित और मानवीय रूप है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है। उदाहरण के लिए यूरोप में उग्र राष्ट्रवाद प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक था। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने राष्ट्र और राष्ट्रवाद का अर्थ समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है गांधी की राष्ट्रवाद की अवधारणा को लेकर। तो सबसे पहले जो गांधी की राष्ट्रवाद की अवधारणा में पॉइंट आता है वो आता है नैतिक राष्ट्रवाद का। तो भाई महात्मा गांधी का जो राष्ट्रवाद था वो नैतिकता, सत्य और मानवता पर आधारित था। तो वे राष्ट्रवाद को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक ही नहीं मानते थे, बल्कि वे उसे सामाजिक और नैतिक सुधार से भी जोड़ते थे। तो गांधी जी का मानना था कि जो सच्चा राष्ट्रवाद है वो मानवता के विरोध में नहीं हो सकता। तो उनका जो उद्देश्य था वो था न्यायपूर्ण और नैतिक समाज की स्थापना करना। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है अहिंसा का सिद्धांत। तो भाई ये तो आपने सुना ही होगा, जो हमारे गांधी जी वे कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद है उसको अहिंसा और सत्याग्रह से जोड़ा माना जाता है। यानी कि उनका मानना था कि जो स्वतंत्रता संघर्ष है वो शांतिपूर्ण और नैतिक साधनों से होना चाहिए। तो उन्होंने हिंसा के बजाय सत्य और आत्मबल अधिक शक्तिशाली माना, और यही कारण है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन और दांडी मार्च जैसे आंदोलनों का नेतृत्व अहिंसक तरीके से किया।
तो गांधी जी के अनुसार जो अहिंसा है वो केवल संघर्ष की पद्धति ही नहीं बल्कि जीवन का नैतिक सिद्धांत भी थी। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है सर्वधर्म समभाव को लेकर। तो भाई गांधी जी का जो राष्ट्रवाद है वो धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव पर आधारित था। सर्वधर्म समभाव का मतलब ये है कि वे सभी धर्मों को समान सम्मान देने के पक्षधर में थे। तो भाई उनका मानना था कि भारत की जो शक्ति है वो उसकी विविधता में निहित है, इसीलिए सभी धर्मों और समुदाय के बीच भाईचारे और सद्भाव को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ग्राम स्वराज को लेकर। तो भाई गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत करी। उनके अनुसार भारत की जो वास्तविक शक्ति है वो गांव में होती है और जो आत्मनिर्भर गांव है वही हमारे एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। वे चाहते थे कि जो गांव है वे आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बने, जिससे कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे और जो लोकतंत्र है वो जमीनी स्तर पर मजबूत होए। तो उदाहरण के लिए गांधी जी चरखा और कुटीर उद्योगों को आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानते थे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मानवतावादी दृष्टिकोण को लेकर। तो भाई गांधी जी का जो राष्ट्रवाद था वो संकीर्ण नहीं था, वे विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण को महत्व देते थे। तो उनका मानना यह था कि जो राष्ट्रवाद का उद्देश्य है वो मानवता की सेवा होना चाहिए, न कि दूसरे देशों के प्रति घृणा फैलाना। तो भाई इसीलिए उनका जो राष्ट्रवाद है वो सार्वभौमिक नैतिकता से जुड़ा हुआ था। तो गांधी जी ने ही प्रेम, शांति और सहयोग को विश्व शांति का आधार माना। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है स्वदेशी के महत्व को लेकर। तो भाई जो गांधी जी थे उन्होंने स्वदेशी वस्तुएं और आत्मनिर्भरता पर बल दिया। तो उनका मानना था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त किया जा सकता है। तो उदाहरण के लिए आप देखें, गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने गांधी जी की राष्ट्रवाद की अवधारणा समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है बेनेडिक्ट एंडरसन के राष्ट्रवाद सिद्धांत को लेकर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कल्पित समुदाय की अवधारणा को लेकर। तो भाई जो हमारे बेनेडिक्ट एंडरसन जी थे उन्होंने राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय कहा, यानी कि उन्होंने कहा कि राष्ट्र के सभी लोग जो है वे एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, तो फिर भी जो वे स्वयं को एक समुदाय का हिस्सा मानते हैं। तो राष्ट्र की ये जो भावना है ये लोगों की कल्पना और सामूहिक चेतना पर आधारित थी। तो भाई उदाहरण के लिए भारत के जो करोड़ों लोग हैं वे एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी सभी स्वयं को भारतीय मानते हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है प्रिंट पूंजीवाद की भूमिका को लेकर। तो भाई एंडरसन ने समाचार पत्रों, पुस्तकों और छापाखानों के विकास ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, यानी कि जब लोग एक ही भाषा में समाचार और विचार पढ़ने लगे तब उनमें सामूहिक पहचान की जो भावना है वो विकसित हुई, जिससे कि हमारी राष्ट्रीय चेतना भी मजबूत हुई। तो उदाहरण के लिए भारत में हिंदी और अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सांस्कृतिक निर्माण का। तो भाई एंडरसन जो थे वे राष्ट्र को प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण मानते थे। तो भाई जो राष्ट्र था वो समय के साथ विकसित होते हैं और उनकी जो पहचान, उनकी जो संस्कृति है वो हमारे परिस्थितियों से निर्मित होती है। तो इसीलिए जो राष्ट्रवाद है वो स्थायी नहीं बल्कि एक परिवर्तनशील अवधारणा है। तो उदाहरण के लिए जो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन थे उनके दौरान कई देशों में नई राष्ट्रीय पहचान भी विकसित हुई। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है भाषा के महत्व को लेकर। तो भाई एंडरसन के अनुसार जो समान भाषा है वो राष्ट्रवाद के विकास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती है, यानी कि जब लोग एक ही भाषा के माध्यम से अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करते हैं तब उनमें एक सामूहिक जुड़ाव मजबूत होता है। तो भाषा राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाती है। उदाहरण के लिए बंगाली भाषा ने बांग्लादेश के राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आधुनिक राष्ट्र राज्य का। तो भाई एंडरसन के अनुसार जो आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास है वो पूंजीवाद और संचार माध्यमों के वजह से हुआ। तो औद्योगिकरण और जो संचार क्रांति थी उसने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य किया, जिससे कि आधुनिक राष्ट्र राज्य का जो निर्माण है वो संभव हो पाया। तो उदाहरण के लिए यूरोप में औद्योगिक क्रांति और प्रिंट मीडिया के विकास ने आधुनिक राष्ट्र को मजबूत किया। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है उपनिवेशवाद विरोधी प्रभाव को लेकर। तो भाई एंडरसन के विचारों ने
ये समझने में मदद करी कि जो उपनिवेशित देश है उसमें राष्ट्रवाद कैसे विकसित हुआ है। यानी कि उपनिवेशों में रहने वाले लोगों ने समान शोषण और सांस्कृतिक अनुभव के आधार पर राष्ट्रीय एकता विकसित करी। इससे स्वतंत्रता आंदोलन को शक्ति मिली। तो उदाहरण के लिए भारत, इंडोनेशिया और अफ्रीकी देशों में जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे उसने हमारे विदेशी शासन के खिलाफ लोगों को संगठित किया। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने बेनेडिक्ट एंडरसन का राष्ट्रवाद सिद्धांत समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई निष्कर्ष या कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रवाद है उसने राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता और सामूहिक पहचान को मजबूत किया। तो महात्मा गांधी ने राष्ट्रवाद को नैतिकता, अहिंसा और मानवता से जोड़ा, लेकिन जो हमारे एंडरसन थे उन्होंने राष्ट्र को कल्पित समुदाय के रूप में जोड़ा। तो दोनों ही विचारकों के जो सिद्धांत थे वे हमारे राष्ट्रवाद की प्रकृति और उसके सामाजिक प्रभाव को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और गांधी जी का जो राष्ट्रवाद है वो मानव कल्याण और नैतिकता पर आधारित था, जबकि एंडरसन ने राष्ट्रवाद को सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण के रूप में प्रस्तुत किया। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 को समझने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारे जो गिवे के क्वेश्चंस है उनके बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम हमारी वीडियो के बीच में कई बार भी 3 गिवे के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो उनके स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे फ्री नोट्स। तो चलिए हम जो हमारे गिवे के क्वेश्चंस है उनको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो गिवे का क्वेश्चन रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि जो संवाद है उसमें शक्तियों का विभाजन किन के बीच में होता है। यानी कि हमें बताना है कि जो संवाद है इसमें जो पावर डिवीजन है यानी कि जो शक्तियों का विभाजन है वो किन किन के बीच में होता है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि जो बहुसंख्यक चुनाव प्रणाली है उसको किस नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको बताना है कि जो बहुसंख्यक चुनाव प्रणाली है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन आता है वो हमारा ये आता है कि जो आनुपातिक प्रणाली है उसमें सीटें किसके आधार पर मिलती है। यानी कि आनुपातिक प्रणाली में आपको बतानी है कि जो सीटें है वे किस आधार पर मिलती है। तो यही थे हमारे 3 क्वेश्चन। तो सभी स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो यही थे हमारे गिववे के क्वेश्चंस। अब हम दोबारा आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई इस प्रश्न में हमसे उत्तर औपनिवेशिक संविधानवाद की विशेषताओं के बारे में पूछा गया है और पूछा गया है कि तीसरी दुनिया के देशों में सामाजिक परिवर्तन लाने में उत्तर औपनिवेशिक संविधानवाद की भूमिका के बारे में हमें बताना है। यानी कि इस प्रश्न में आपसे उत्तर औपनिवेशिक संविधानवाद की प्रमुख विशेषताओं के लिए समझाने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी बताना है कि तीसरी दुनिया के देशों में सामाजिक परिवर्तन लाने में उत्तर औपनिवेशिक संविधानवाद की क्या भूमिका है। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि औपनिवेशिक से उत्तर औपनिवेशिक संघों में संविधानकता के विकास पर चर्चा कीजिए। तो आपको यह भी स्पष्ट करना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नए राष्ट्रों ने किस प्रकार संविधान के माध्यम से लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो भाई इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम समझेंगे कि जो उत्तर औपनिवेशिक संविधानवाद है वो हमारा क्या है। तो भाई जो उत्तर औपनिवेशिक संविधानवाद है ये हमारी एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नए राष्ट्रों में विकसित हुई। यानी कि जब हमारा देश आजाद हो गया तो उस समय हमारे ये नए राष्ट्रों में विकसित हुई और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो मुख्य उद्देश्य था वो था केवल शासन चलाना ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और समानता को स्थापित करना। तो भाई ऐसे हमारे बहुत सारे देश थे जब वे आजाद हुए तो उन्होंने अपने अपने संविधान अपनाए। तो भाई जो कि हमारे उपनिवेशवादी शोषण के विरुद्ध नई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का माध्यम भी बने।
तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने समझा उत्तर औपनिवेशिक संविधानवाद के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग के बारे में। तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहले हम समझ लेते हैं उत्तर औपनिवेशिक संविधानवाद की विशेषताओं को लेकर। तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो भाई जो हमारा उत्तर औपनिवेशिक देश है, इसने स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। तो जो भाई जनता थी उसको मतदान का अधिकार प्राप्त किया गया और प्रतिनिधि सरकारों का गठन किया गया। तो इससे जो हमारे जनता थी उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी और शासन में जो जनता की भूमिका थी वो भी मजबूत हुई। तो भाई लोकतंत्र ने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। उदाहरण के लिए भारत ने स्वतंत्रता के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया। सेकंड जो विशेषता आती है वो आती है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था को लेकर। तो भाई जो उत्तर औपनिवेशिक संविधानवाद था, इसने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए। तो समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, इन सभी को अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा दी गई और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था उपनिवेशवादी दमन से मुक्त समाज का निर्माण करना। तो जहां पर सभी नागरिकों को सम्मान, न्याय और समान न्याय मिल सके। तो भाई उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को विशेष महत्व दिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सामाजिक न्याय पर बल को लेकर। तो भाई इन्हीं संविधान में सामाजिक और जो आर्थिक समानता है उसको बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कमजोर और जो हमारे पिछड़े वर्ग थे उनको विशेष प्रावधान किए गए। तो भाई इससे समाज में लंबे समय से जो मौजूद असमानताएं थी उनको कम करने का प्रयास किया गया। सामाजिक न्याय उत्तर औपनिवेशिक संविधान का महत्वपूर्ण आधार बना। तो उदाहरण के लिए आरक्षण नीति और कल्याणकारी योजनाएं इसी उद्देश्य से लागू की गई। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है राष्ट्रीय एकता और अखंडता को लेकर। तो भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कई देशों में भाषाई और धार्मिक विविधता थी। तो भाई संविधान ने कई विविधताओं को एकता में बांधने का कार्य किया। तो इससे हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए समान नागरिकता और संवैधानिक मूल्यों पर बल दिया गया, जिससे कि हमारे जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया थी वो भी मजबूती मिली। तो उदाहरण के लिए भारत में संविधान ने विविधता में एकता की भावना को मजबूत किया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लेकर। तो भाई अधिकांश उत्तर औपनिवेशिक राज्यों ने कल्याणकारी राज्य की नीति अपनाई। तो भाई कल्याणकारी राज्य हमारा वो होता है जो कि जनता के कल्याण के बारे में सोचता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को राज्य की जिम्मेदारी माना गया। राज्य ने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया। तो इससे सामाजिक विकास और मानव कल्याण को भी बढ़ावा मिला। तो उदाहरण के लिए भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े अनेक सरकारी योजनाएं भी चलाई गई। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है औपनिवेशिक संस्थाओं के रूपांतरण को लेकर। तो भाई जब हमारे देश आजाद हुए तो उन्होंने औपनिवेशिक प्रशासनिक और कानूनी संस्थाओं को अपने अनुसार परिवर्तित किया। तो नई व्यवस्थाओं को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार और लोकतांत्रिक मूल्य के अनुसार ढाला गया। तो इससे नई राष्ट्रीय पहचान और जो स्वायत्तता थी वो विकसित हुई और जो उपनिवेशवादी नियंत्रण की जगह जनहितकारी प्रशासनिक ढांचा था उसको महत्व दिया गया। तो उदाहरण के लिए कई देशों ने अपने संविधान और प्रशासनिक संस्थाओं में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव किए। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने उत्तर औपनिवेशिक संविधानवाद की विशेषताएं समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है तीसरी दुनिया के देशों में सामाजिक परिवर्तन की भूमिका को लेकर। तो सबसे पहली जो भूमिका आती है वो आती है सामाजिक समानता की स्थापना को लेकर। तो भाई जो उत्तर औपनिवेशिक संविधानवाद है उसने जाति, नस्ल और वर्ग के आधार पर जो भेदभाव था उसको समाप्त करने की कोशिश करी। तो इससे समाज में समानता और न्याय की भावना भी बढ़ी। तो संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर सामाजिक परिवर्तन का जो मार्ग था उसको प्रशस्त किया, जिससे कि कमजोर वर्गों को नई पहचान और सम्मान भी मिला। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण को लेकर। तो भाई जो हमारा संविधान था उसने दलित, आदिवासी, महिला और अल्पसंख्यक इन सभी को संरक्षण प्रदान किया। तो इससे नए वर्गों की जो राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी थी वो भी बढ़ी और आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिला।
तो उदाहरण के लिए भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान भी किए गए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है लोकतांत्रिक चेतना का विकास। तो भाई जो हमारा लोकतांत्रिक चेतना थी उसका भी विकास हुआ। तो भाई संविधानवाद ने लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक भागीदारी को मजबूत किया। तो लोगों को मतदान, अभिव्यक्ति और संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिली, जिससे कि जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और शासन के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसकी भावना भी विकसित हुई। तो उदाहरण के लिए हमारा जो स्वतंत्र चुनाव और जो हमारा राजनीतिक दल है उसने हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है शिक्षा और सामाजिक विकास का। तो भाई उत्तर औपनिवेशिक राज्यों ने शिक्षा के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया। तो शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास का आधार माना गया। शिक्षा के माध्यम से जो लोग थे उनके अंदर अधिकार, लोकतंत्र और सामाजिक समानता के प्रति जागरूकता को बढ़ाया। तो इससे सामाजिक सुधार आंदोलनों को भी मजबूती मिली। उदाहरण के लिए कई विकासशील देशों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के प्रयास किए गए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आर्थिक सुधार का। तो भाई उत्तर औपनिवेशिक संविधानवाद ने आर्थिक विकास और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर बल दिया। तो राज्य ने गरीबी और बेरोजगारी कम करने के लिए योजनाएं लागू करी, जिससे कि विकास प्रक्रिया में समाज के अधिक लोगों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। तो आर्थिक सुधारों ने सामाजिक परिवर्तन को भी गति दी। उदाहरण के लिए भूमि सुधार और ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसी दिशा में उठाए गए कुछ कदम थे। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है राष्ट्र निर्माण में योगदान को लेकर। तो भाई संविधान ने सभी विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों को एक राजनीतिक ढांचे में जोड़ने का कार्य किया। तो इससे उनकी जो राष्ट्रीय पहचान और जो राष्ट्रीय एकता थी वो भी मजबूत हुई। तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में संविधान ने साझा मूल्यों और लोकतांत्रिक आदर्शों को स्थापित किया। इससे राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक समझता को भी बढ़ावा मिला। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने तीसरी दुनिया के देशों में सामाजिक परिवर्तन में भूमिका देखी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है औपनिवेशिक से उत्तर औपनिवेशिक संवैधानिकता के विकास को लेकर। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है औपनिवेशिक संवैधानिक ढांचे का। तो भाई सबसे पहला ये समझना जरूरी है कि जो औपनिवेशिक काल है उसमें जो संविधान और कानून बनाए जाते थे उनका जो उद्देश्य था वो जनता का विकास नहीं बल्कि विदेशी शासन को मजबूत करना था। तो उदाहरण के लिए आप देखें भारत में अंग्रेजों ने कई अधिनियम बनाए, जैसे कि 1909 का मोर्ले-मोंटे सुधार, 1935 का भारत शासन अधिनियम। लेकिन ये जो कानून था इनका उद्देश्य भारतीयों को पूर्ण अधिकार देना नहीं बल्कि अंग्रेजी शासन को सुरक्षित रखना था। यानी कि जो हमारे कानून थे वे मुख्यतः विदेशी शासन को मजबूत करने के लिए बनाए जाते थे। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है स्वतंत्रता के बाद परिवर्तन को लेकर। तो भाई जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को स्वतंत्रता मिली तब उन्हें एक नए लोकतांत्रिक संविधान अपनाए। तो अब जो सत्ता थी वो विदेशी शासकों के हाथ से निकलकर जनता के हाथों में रहने लगी। तो भाई इसने नए संविधान ने जनता की संप्रभुता, मतदान अधिकार और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को महत्व दिया। उदाहरण के लिए आप देखें भारत ने 1950 में अपना संविधान लागू किया जिसमें लोकतंत्र, मौलिक अधिकार और समानता को विशेष महत्व दिया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है राष्ट्रीय आकांक्षाओं का समावेश। तो भाई उत्तर औपनिवेशिक संविधानों में केवल शासन व्यवस्था की बात ही नहीं की गई बल्कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श है उनको भी शामिल किया गया। तो उदाहरण के तौर पर भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण व्यवस्था और मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। इससे कमजोर वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का। तो भाई दुनिया भर में जो लोकतंत्र है, जो मानव अधिकार है और जो समानता की जो नई सोच है वो विकसित होने लगी, जिसका जो प्रभाव था वो नव स्वतंत्र देशों पर भी बढ़ा। तो भाई इन्हीं देशों ने अपने संविधान में नागरिक अधिकार और मानव गरिमा को भी महत्व दिया। तो जैसे कि आप देखें संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद कई देशों ने अपने संविधानों में मानव अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत किया। अगर हम बात करें इनकी चुनौतियों के बारे में
तो भाई इसके सामने कई चुनौतियां भी है, जैसे कि आप देखिए कि भाई कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता है, कहीं पर सैन्य शासन है, कहीं पर भ्रष्टाचार है। तो इन समस्याओं को बावजूद भी कुछ देशों में जो लोकतंत्र है वो कमजोर हो गया है और जनता के जो अधिकार है वे भी प्रभावित हुए हैं। जैसे कि आप देखिए पाकिस्तान और कई अफ्रीकी देशों में बार बार सैन्य शासन लागू हुआ, जिससे कि जो संवैधानिक व्यवस्था थी वो भी कमजोर पड़ी। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आधुनिक महत्व को लेकर आता है। तो भाई आज जो हमारा उत्तर औपनिवेशिक संवैधानिकता है वो हमारे लोकतंत्र, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय को मजबूत बनाती है। तो ये व्यवस्था केवल सरकार को ही नहीं चलाती बल्कि समाज में समानता और राष्ट्रीय एकता को भी स्थापित करती है। तो उदाहरण के लिए भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में जो संविधान है वो आज भी लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार बना हुआ है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने औपनिवेशिक से उत्तर औपनिवेशिक संवैधानिकता का विकास समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई निष्कर्ष या कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर औपनिवेशिक संवैधानिकता है उससे उत्तर औपनिवेशिक संवैधानिकता की जो यात्रा थी वो परिवर्तन तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये हमारे सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी थी। तो जब हमारे देश आजाद हुए उसके बाद नए संविधानों ने जनता को अधिकार दिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया, लेकिन भाई इसके सामने कुछ चुनौतियां भी रही। जैसे कि आप देखें जो हमारे भ्रष्टाचार थी या ऐसी कुछ चुनौतियां थी। तो भाई उत्तर औपनिवेशिक संवैधानिकता आज विकासशील देशों के लोकतंत्र और मानव अधिकार की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला भी मानी जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे संघ और परिसंघ में अंतर पूछा गया है, साथ साथ हमें बताना है कि संघीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है। यानी कि इस प्रश्न में आपसे संघ और परिसंघ में अंतर बताने के साथ साथ संघीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं बतानी है। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा समकालीन विश्व है उसमें संघवाद के कितने प्रकार है, यानी कि उनके प्रकार को हमें उदाहरण सहित समझाना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं, जिसमें हम समझेंगे कि जो संघवाद है यानी कि जो फेडरलिज्म है वो आखिर होता क्या है। तो भाई जो हमारा जो कई ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में शासन चलाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं अपनाई जाती है। तो कुछ देशों में शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच बांटी जाती है, जिसे कि हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। यानी कि जहां पर जो शक्ति है वो केंद्र और राज्य है इन दोनों के बीच में बटी हो, इसी को यमपुरी को संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो भाई कई बार जो हमारे कुछ स्वतंत्र राज्य है वे मिलकर एक ढीला संगठन भी बनाते हैं जिसे हम परिसंघ कहते हैं। तो ये तो हमने समझा कि संघ और परिसंघ क्या होता है, लेकिन भाई जो हमारे आधुनिक लोकतांत्रिक देश है जैसे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, इन सभी में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने समझा कि संघवाद आखिर होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग के बारे में। तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहले हम बात करेंगे संघ और परिसंघ में अंतर को लेकर। तो सबसे पहला जो अंतर है वो है संप्रभुता का स्वरूप। तो भाई जो संघ है उसमें जो संप्रभुता होगी वो केंद्र और राज्यों के बीच में बटी हुई होगी। तो दोनों के जो अधिकार होंगे वे संविधान तय करेगा, लेकिन जो हमारा परिसंघ है इसमें जो संप्रभुता होगी वो केवल राज्यों के पास होती है। यानी कि यहाँ पर जो केंद्र होता है वो कमजोर होता है। जैसे कि आप देखिए इंडिया और यूनाइटेड स्टेट संघीय व्यवस्था के उदाहरण है, जहां पर केंद्र और राज्य दोनों के पास अधिकार होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन को, तो वो हमारी परिसंघ जैसी व्यवस्था माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सदस्य देश अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं।
नेक्स्ट जो अंतर आता है वो आता है संविधान की प्रकृति को लेकर। तो भाई जो संघ होता है उसमें लिखित और सर्वोच्च संविधान होता है, यानी कि इसका जो संविधान होगा वो लिखित होगा और सर्वोच्च होगा, यानी कि सभी सरकारों को उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। लेकिन जो हमारा परिसंघ होता है इसमें जो व्यवस्था होती है वो राज्यों के आपसी समझौते पर आधारित होती है, इसीलिए उसका जो ढांचा होता है वो ढीला होता है। जैसे कि आप देखिए इंडिया का संविधान केंद्र और राज्य दोनों की शक्ति स्पष्ट करता है, लेकिन परिसंघ में राज्य चाहे तो समझौते से अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अंतर आता है केंद्र की शक्ति को लेकर। तो भाई संघीय व्यवस्था में जो केंद्र सरकार होगी वो शक्तिशाली होगी, तो राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी नीति, मुद्रा जैसे जो विषय केंद्र है वे केंद्र के पास होते हैं। जबकि जो हमारा परिसंघ है उसमें जो केंद्र की शक्ति होती है वे बहुत ही सीमित होती है, यहाँ पर जो राज्य की स्वतंत्रता होती है वो ज्यादा होती है। तो जैसे कि आप देखें इंडिया में रक्षा और विदेश नीति केंद्र सरकार संभालती है, लेकिन जो परिसंघ है उसमें ऐसे मामले में भी सदस्य राज्यों की जो भूमिका है वो अधिक होती है। नेक्स्ट जो अंतर आता है वो आता है नागरिकता को लेकर, सिटीजनशिप को लेकर। तो भाई संघ में जो सामान्यता नागरिकता होती है वो एकल नागरिकता होती है, यानी कि एक ही नागरिकता होती है। लेकिन जो हमारा परिसंघ होता है भाई इसमें प्रत्येक राज्य की अलग पहचान और नागरिकता हो सकती है। जैसे कि आप देखें इंडिया में हर व्यक्ति केवल भारतीय नागरिक कहलाता है, यानी कि उसकी एकल नागरिकता है। लेकिन परिसंघ में अलग अलग राज्यों की अलग अलग पहचान और नागरिकता हो सकती है, जिससे कि राष्ट्रीय एकता कमजोर होने की जो संभावना है वो बनी रहती है। नेक्स्ट जो अंतर आता है वो आता है न्यायपालिका की भूमिका को लेकर। तो भाई संघ में स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है, तो वही हमारे केंद्र और राज्यों के विवादों को सुलझाती है। जैसे कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो संघीय संतुलन बनाए रखने का काम करती है, लेकिन जो हमारा परिसंघ है उसमें जो न्यायपालिका की शक्ति होती है वो सीमित होती है, यहाँ पर जो राज्यों की भूमिका होती है वो अधिक होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट अंतर आता है स्थायित्व का। तो भाई संघीय व्यवस्था अधिक स्थायी मानी जाती है क्योंकि उसे संविधान का संरक्षण प्राप्त होता है, लेकिन जो हमारा परिसंघ होता है वो अस्थिर होता है क्योंकि सदस्य राज्य अलग होने का निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यूनाइटेड स्टेट एक मजबूत संघीय व्यवस्था है, लेकिन इतिहास में कई परिसंघ लंबे समय तक टिक नहीं पाए हैं। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने संघ और परिसंघ में अंतर समझा। अब हम बात कर लेते हैं संघीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं को लेकर। तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है शक्तियों का संवैधानिक विभाजन। तो भाई जो संघवाद है, जो फेडरलिज्म है, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति है वो बटी हुई होती है। तो दोनों सरकार अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। जैसे कि आप देखिए इंडिया में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई है। तो केंद्र सूची पर केंद्र कार्य करता है, राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती सूची पर दोनों कार्य करते हैं। सेकंड जो विशेषता आती है वो आती है लिखित संविधान की, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई जो हमारा संघीय व्यवस्था है उसमें लिखित संविधान जरूरी होता है, तो ये सभी अधिकारों और सीमाओं को स्पष्ट करता है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट और इंडिया दोनों के पास ही अपना एक लिखित संविधान है। नेक्स्ट जो हमारा विशेषता आती है वो आती है संविधान की सर्वोच्चता को। तो भाई यहाँ पर जो संविधान है वो देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है, तो केंद्र और राज्य दोनों को उसी के अनुसार काम करना होता है। जैसे कि अगर कोई राज्य संविधान के विरुद्ध कानून बनाए तो जो हमारा न्यायालय है, जो हमारा जो संविधान है वो उसको रद्द कर सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है स्वतंत्र न्यायपालिका का। तो भाई संघीय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक होता है। तो इंडिया में भी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उनका समाधान करता है, जिससे कि संघीय संतुलन भी बना रहता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है द्विसदनीय विधायिका को लेकर। तो भाई अधिकांश जो संघीय देश है उसमें जो संसद होती है वो दो सदन होती है। तो एक सदन जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, जो हमारा दूसरा सदन होगा वो राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। तो उदाहरण के लिए जैसे हमारे इंडिया में अपर हाउस और लोअर हाउस है, यानी कि जो लोकसभा है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है और जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो विशेषता आती है वो आती है कठोर संविधान की। तो भाई संघीय संविधान में संशोधन करना आसान नहीं होता, तो इसके लिए जो केंद्र और राज्य है दोनों की सहमति जरूरी होती है। जैसे कि इंडिया में कुछ संवैधानिक संशोधनों के लिए राज्यों की जो मंजूरी है वो आवश्यक मानी जाती है। तो इससे हमारे संविधान की जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है वो भी बनी रहती है।
तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने संघीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है समकालीन विश्व में संघवाद के प्रकार को लेकर। तो भाई अब हम समझते हैं कि आधुनिक विश्व में जो संघवाद है वे कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रकार आता है वो आता है द्वैत संघवाद। तो भाई ये जो हमारी व्यवस्था है इसमें केंद्र और राज्य है, इन दोनों को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से ये कार्य करते हैं। तो दोनों की जो शक्तियां होती है वो स्पष्ट रूप से अलग होती है। तो यूनाइटेड स्टेट इसका प्रमुख उदाहरण है। सेकंड आता है सहकारी संघवाद। तो भाई इसमें जो केंद्र और राज्य है वे दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी कि दोनों ही विकास योजनाओं और नीतियों में सहयोग करते हैं। तो जैसे कि आप देखिए इंडिया में जीएसटी काउंसिल सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है। तो कोविड महामारी के समय भी केंद्र और राज्यों ने मिलकर कार्य किया। नेक्स्ट जो प्रकार आता है वो आता है प्रतिस्पर्धी संघवाद को लेकर। तो भाई ये जो व्यवस्था है इसमें राज्य विकास और निवेश के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कि प्रतिस्पर्धा होगी। तो आज इंडिया के कई राज्य उद्योग लगाने और निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे कि हमारी जो प्रशासनिक दक्षता है वो भी बढ़ती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है असम्मित संघवाद को लेकर। तो भाई इसमें जो राज्य है उसको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये विविधता वाले देशों में अपनाई जाती है। तो पहले जम्मू एंड कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त था, ये हमारे असम्मित संघवाद का ये एक उदाहरण है। नेक्स्ट जो प्रकार आता है वो आता है केंद्रीकृत संघवाद को लेकर। तो भाई इसमें केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है और राज्यों की जो शक्ति होती है वो सीमित होती है। तो जैसे कि आप देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के समय इंडिया में केंद्र की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो प्रकार आता है वो आता है विकेंद्रीकृत संघवाद को लेकर। तो भाई इसमें राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाते हैं और उसकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जो शासन है वो उसको आसान हो जाता है। तो स्थानीय विकास योजनाओं में राज्यों को अधिक स्वतंत्रता देना हमारे एक विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का उदाहरण भी है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समकालीन विश्व में संघवाद के प्रकार समझे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो हमारा संघीय व्यवस्था है वो आधुनिक लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही हमारी राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वच्छता को बनाए रखती है। इसी के साथ साथ जो हमारा आधुनिक विश्व है इसमें सहकारी प्रतिस्पर्धा यानी कि जितने प्रकार के भी जो हमारे नए रूप है संघवाद के वे हमारे आधुनिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी दर्शाते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है निर्वाचन प्रणाली का अर्थ बताना है, उसके साथ साथ हमें बताना है कि जो चुनावी प्रणाली है उनके बीच में क्या अंतर होते हैं। तो इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो बहुसंख्यक और अनुपातिक चुनावी प्रणाली है इनके बीच में क्या अंतर है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हमारी निर्वाचन प्रणाली होती है वो आखिर होती क्या है। तो भाई जो निर्वाचन प्रणाली होती है वो एक ऐसी प्रणाली होती है जहां पर जो नागरिक है वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उनको चुनाव करते हैं। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि इसमें जनता के द्वारा शासन किया जाता है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग राजनीतिक चुनावी प्रणाली होती है। मुख्य रूप से बहुसंख्यक और जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वे हमारे विश्व में ज्यादा देखी जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारे मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निर्वाचन प्रणाली के अर्थ और उसके महत्व को लेकर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है लोकतंत्र का आधार। तो भाई जो निर्वाचन प्रणाली होती है वो हमारी लोकतांत्रिक शासन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि इसके माध्यम से जो जनता है वो सीधे शासन में भाग ले पाती है। जैसे कि आप देखें अगर चुनाव ना हो
तो जो जनता है वो अपनी पसंद की सरकार नहीं चुन पाएगी। तो इसीलिए जो चुनाव है वो हमारे लोकतंत्र को जीवित रखते हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को लेकर। तो भाई चुनावी प्रणाली ये भी तय करती है कि समाज के विभिन्न वर्गों को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा। जैसे कि अगर किसी समुदाय की आवाज संसद तक ना पहुंचे तो उसके हितों की रक्षा करना कठिन हो जाएगा। इसीलिए जो चुनावी प्रणाली है वो लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखती है। नेक्स्ट जो महत्व आता है वो आता है राजनीतिक स्थिरता का। तो भाई एक अच्छी चुनावी प्रणाली स्थिर सरकार बनाने में भी मदद करता है। जैसे कि आप देखिए यूनाइटेड किंगडम में बहुसंख्यक प्रणाली होने के कारण अक्सर जो स्पष्ट बहुमत वाली सरकार है वो बन जाती है, जिससे कि जो हमारे डिसीजन है, जो निर्णय है, वे भी जल्दी लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है राजनीतिक भागीदारी का। तो भाई निर्वाचन प्रणाली लोगों को राजनीति में भाग लेने का मौका देती है। जैसे कि आप देखिए चुनाव के समय गांव गांव में राजनीतिक चर्चा होती है और जो लोग हैं वे जागरूक बनते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है दल प्रणाली के प्रभाव को लेकर। तो भाई चुनावी प्रणाली राजनीतिक दलों की संख्या और स्वरूप को भी प्रभावित करती है। जैसे कि आप देखिए यूनाइटेड स्टेट में दो दलीय व्यवस्था मजबूत है, जबकि जो हमारा इंडिया है इसमें बहुदलीय व्यवस्था दिखाई देती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है सामाजिक विविधता के प्रतिनिधित्व को लेकर। तो भाई एक अच्छी चुनावी प्रणाली समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि महिला, अल्पसंख्यक और क्षेत्रीय समूह को राजनीति में भाग लेने का अवसर मिलता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने निर्वाचन प्रणाली का अर्थ और उसका महत्व समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है बहुसंख्यक चुनावी प्रणाली को लेकर। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारी बहुसंख्यक चुनावी प्रणाली है वो आखिर होता क्या है। तो भाई इसका मैं अर्थ आपको समझा देता हूं। तो ये जो प्रणाली है इसमें जिस जिम्मेदार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वही हमारा विजेता घोषित होता है, यानी कि इसमें पूर्ण बहुमत जरूरी नहीं होता। तो इसे हम फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। यानी कि भाई उदाहरण आप मान लो इंडिया में लोकसभा चुनाव इसी प्रणाली से कराए जाते हैं। तो मान लीजिएगा किसी क्षेत्र में 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। तो ए जो होगा उसके पास 30% वोट होगी, बी जो होगा उसके पास 20% वोट होगी, सी जो होगा उसके पास 15% वोट होगी और जो डी होगा उसके पास 10% वोट होगी। तो यहाँ पर ए की सबसे अधिक सीटें मिलती है तो इसीलिए वही विजेता होगा। भले ही बाकियों का मिला के 70% बैठ रहा है, लेकिन जो विजेता होगा वो हमारा ए ही होगा। तो यही हमारा अर्थ था। सेकंड अगर हम बात करें सरलता के बारे में, तो भाई ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सरल प्रणाली होती है, क्योंकि इससे जो मतदाता और जो हमारा प्रशासन है उसको समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है स्थिर सरकार का। तो भाई ये जो प्रणाली है ये सामान्यतः स्थिर सरकार बनाने में सहायक होती है। तो इंडिया में कई बार एक दल को स्पष्ट बहुमत मिला, जिससे कि हमारी जो मजबूत सरकार है वो भी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्थानीय प्रतिनिधित्व का। तो भाई इस प्रणाली में जो प्रतिनिधि है वे सीधे किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जैसे कि आप देखें सांसद अपने क्षेत्र की सड़क, बिजली और पानी जैसी समस्याएं संसद में उठाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अल्पसंख्यकों की समस्याओं को लेकर। तो भाई इस प्रणाली में छोटे दल और अल्पसंख्यकों को नुकसान हो सकता है। जैसे कि आप देखिए अगर किसी दल को पूरे देश में अच्छी सीटें, अच्छे वोट मिले, लेकिन वह हर सीट पर दूसरे स्थान पर रहे तो उसे एक भी सीट नहीं मिलेगी। इसकी आलोचना ये भी होती है कि कई बार कम वोट प्रतिशत वाला दल भी अधिक सीटें जीत जाता है। जैसे कि अगर किसी पार्टी को 40% वोट मिले लेकिन उसको सीटें 60% मिल जाती है, तो ये हमारे प्रतिनिधित्व को असंतुलित बना देता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने बहुसंख्यक चुनावी प्रणाली को समझा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चुनावी प्रणाली आती है वो आती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो भाई जो हमारी ये प्रणाली है इसमें राजनीतिक दलों को उनके वोट के प्रतिशत के अनुसार सीट दी जाती है। मान लो अगर किसी ए पार्टी है उसको 30% वोट मिलती है तो उसे लगभग 30% ही सीटें मिलेगी। तो इससे जो हमारा प्रतिनिधित्व है वो न्यायपूर्ण भी माना जाता है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है विविध प्रतिनिधित्व को लेकर। तो भाई ये जो प्रणाली है ये छोटे दलों और अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व कहते हैं। जैसे कि आप देखें जर्मनी में छोटे दल भी संसद में पहुंच जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है बहुदलीय व्यवस्था का। तो भाई ये प्रणाली अनेक राजनीतिक दलों को अवसर देती है। तो कई यूरोपीय देशों में 5 से 6 दल मिलकर भी सरकार बनाते हैं। अगला आता है गठबंधन सरकार का। तो भाई इस प्रणाली में अक्सर किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, जैसे कि आप देखें इजराइल में अक्सर गठबंधन सरकार ही बनती है। नेक्स्ट आता है मतों का उचित मूल्य। तो भाई इस प्रणाली में जो अधिकांश वोट है वो हमारी व्यर्थ चली जाती है। मान लो अगर किसी दल को 10% वोट मिले तो उसे कुछ सीटें जरूर मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम इसकी आलोचना की बात करें तो ये जो प्रणाली है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मानी जाती है। कई बार जो गठबंधन ने सरकार है वे हमारी कमजोर साबित हो जाती है। तो अगर गठबंधन दलों में मतभेद हो जाए तो सरकार गिर भी सकती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को समझा। अब अगर हम इन दोनों प्रणाली में अंतर की बात करें तो सबसे पहला जो अंतर आता है वो होता है प्रतिनिधित्व का आधार। तो भाई बहुसंख्यक प्रणाली में सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है, लेकिन जो हमारा आनुपातिक प्रणाली है उसमें सीटें वोट प्रतिशत के अनुसार बांटी जाती है। सेकंड अंतर आता है सरकार की स्थिरता को लेकर। तो बहुसंख्यक प्रणाली में स्थिर सरकार बनेगी, जबकि आनुपातिक प्रणाली में गठबंधन सरकार बनती है। नेक्स्ट अंतर है छोटे दलों की स्थिति। तो भाई बहुसंख्यक प्रणाली में छोटे दल कमजोर हो जाते हैं, जबकि आनुपातिक प्रणाली में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। इसी तरीके से बहुसंख्यक प्रणाली में कई वोट व्यर्थ चले जाते हैं, जबकि आनुपातिक प्रणाली में अधिकांश वोटों का प्रतिनिधित्व होता है। ऐसे ही हमारी राजनीतिक व्यवस्था भी, जो बहुसंख्यक प्रणाली है वो दो दलीय व्यवस्था को बढ़ावा देती है, जबकि आनुपातिक प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था को बढ़ावा देती है। साथ साथ सरलता और जटिलता में भी अंतर है। तो भाई बहुसंख्यक प्रणाली अपेक्षाकृत सरल होती है, जबकि आनुपातिक प्रणाली हमारी जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स होती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिसके माध्यम से हमने दोनों के बीच में अंतर समझा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो इसी तरीके से आपको एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन ऐड कर देना है, जिसके साथ ही आपका जो आंसर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई इसमें हमसे पूछा गया पार्टी और पार्टी प्रणाली के बीच में अंतर। साथ साथ हमें बताना है कि जो विभिन्न पार्टी प्रणालियां है वे कौन कौन सी है। तो इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो पार्टी प्रणाली की विशेषताएं है वे क्या है और बहुदलीय प्रणाली में इनके क्या महत्व है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय, एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं, जिसमें हम समझते हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं वे वे दल होते हैं जो कि सत्ता प्राप्त करने और शोषण को प्रभावित करने के उद्देश्य से चलाए जाते हैं। लेकिन जो हमारी पार्टी प्रणाली होती है ये हमारे किसी भी देश में मौजूद दलों के आपसी संबंध, उनकी संख्या, उनकी प्रतिस्पर्धा को दिखाती है। तो भाई हमारे जो देश है जैसे कि इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, इन सभी में ये दोनों व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारे मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्टी और पार्टी प्रणाली में अंतर को लेकर। तो सबसे पहला अंतर है अर्थ का अंतर। तो भाई जो राजनीतिक पार्टी है वो एक संगठित समूह होती है जिसका जो उद्देश्य होता है वो होता है चुनाव जीतकर सरकार बनना। लेकिन जो हमारी पार्टी प्रणाली है ये किसी देश के सभी राजनीतिक दलों के आपसी संबंध और प्रतिस्पर्धा को दिखाती है। जैसे कि इंडिया में बीजेपी, कांग्रेस, एएपी, बीएसपी ये सब राजनीतिक दल है, लेकिन इन दलों को मिलाकर जो राजनीतिक ढांचा बनता है उसे भारत की पार्टी प्रणाली कहा जाता है। सेकंड अंतर है इकाई बनाम व्यवस्था को लेकर। तो भाई जो पार्टी है वो एक व्यक्तिगत राजनीतिक इकाई है, जबकि जो पार्टी प्रणाली है वो एक व्यापक राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें कई दल शामिल होते हैं। अगला अंतर है कार्य क्षेत्र का। तो पार्टी का कार्य है चुनाव लड़ना और नीतियां बनाना, जबकि पार्टी प्रणाली का कार्य है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तय करना। अगला अंतर है इनकी स्थिरता, स्टेबिलिटी का। तो भाई पार्टी बदल सकती है, टूट सकती है या नई पार्टी बन सकती है, लेकिन जो पार्टी प्रणाली होती है वो स्थिर रहती है। अगला अंतर आता है राजनीतिक प्रभाव का। तो भाई पार्टी सीधे सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करती है,
जबकि जो हमारी पार्टी प्रणाली है वो पूरे राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करती है। तो अगर किसी देश में बहुदलीय व्यवस्था हो तो गठबंधन राजनीति की संभावना भी बढ़ जाती है। उदाहरण इसका भारत है कि भारत में हमारे कई राजनीतिक दल मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर बहुदलीय पार्टी प्रणाली पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट की, तो वहां पर मुख्य रूप से दो दल मजबूत होते हैं, इसीलिए वहां पर द्विदलीय प्रणाली भी मानी जाती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने पार्टी और पार्टी प्रणाली में अंतर समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पार्टी प्रणालियों के प्रकार को लेकर। तो सबसे पहला जो प्रकार आता है वो आता है एक दलीय प्रणाली। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें प्रणाली में एक राजनीतिक दल सत्ता में होता है, यानी कि जिस प्रणाली में एक राजनीतिक दल सत्ता में होता है वो एक दलीय होता है। अन्य दल को या तो अनुमति नहीं होती या उनकी जो भूमिका है वो बहुत ही सीमित होती है। तो चाइना इसका एक उदाहरण है, वहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका प्रभुत्व देखा जाता है। सेकंड आती है द्विदलीय प्रणाली। तो भाई इस प्रणाली में दो प्रमुख दलों के बीच जो सत्ता की प्रतिस्पर्धा है वो होती रहती है। तो यूनाइटेड स्टेट में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दो मुख्य दल है, और इसी तरीके से यूनाइटेड किंगडम में कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी भी प्रमुख दल है। नेक्स्ट आती है हमारी बहुदलीय प्रणाली। तो भाई बहुदलीय प्रणाली हमारी वो प्रणाली होती है जिसमें बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। तो भाई इंडिया इसका एक उदाहरण है। अगली आती है प्रबुद्ध दल प्रणाली। तो भाई ये हमारी ऐसी प्रणाली है जिसमें कई प्रकार के दल होते हैं, लेकिन एक जो दल होगा वो लंबे समय तक सत्ता में बना रहता है, जैसे कि आप देखिए इंडिया में कांग्रेस का उदाहरण। अगला आता है हमारा गठबंधन प्रणाली। तो भाई इस प्रणाली में कोई एक दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता, इसीलिए कई जो दल मिलकर होते हैं वे सरकार बनाते हैं, जो कि हमारा इंडिया में 1990 के बाद चलाया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट आती है अस्थिर बहुदलीय प्रणाली। तो भाई ये जो प्रणाली है इसमें दलों की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है और जो सरकार है वे बार बार बदलती रहती है। तो भाई इससे जो राजनीतिक अस्थिरता है वो भी बढ़ सकती है और जो विकास कर रहे हैं वे भी प्रभावित हो सकते हैं। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने पार्टी प्रणालियों के प्रकार समझे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आधुनिक लोकतंत्रों में बहुदलीय प्रणाली के महत्व के बारे में। तो सबसे पहला महत्व व्यापक प्रतिनिधित्व। तो भाई बहुदलीय प्रणाली समाज के विभिन्न वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देती है, जैसे कि इंडिया में अलग अलग राज्यों और समुदायों के अपने राजनीतिक दल है। सेकंड महत्व विविध विचारधाराओं का। तो भाई इस प्रणाली में अनेक विचारधाराओं को राजनीति में स्थान मिलता है। कुछ दल समाजवाद की बात करते हैं, कुछ उदारवाद की और कुछ क्षेत्रीय हितों की। अगला महत्व आता है राजनीतिक भागीदारी का। तो भाई अधिक दल होने की वजह से जो नागरिक है उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है और लोग अपनी विचारधारा के अनुसार पार्टी को चुन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। तो भाई छोटे और अल्पसंख्यकों को भी राजनीति में आवाज मिलती है, जैसे कि क्षेत्रीय दल स्थानीय समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आता है गठबंधन राजनीति। तो भाई बहुदलीय प्रणाली में दलों के बीच सहयोग की प्रणाली विकसित होती है, जैसे कि सरकार चलाने के लिए विभिन्न दलों को मिलकर काम करना पड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है लोकतांत्रिक नियंत्रण का। तो भाई कई दल होने से जो सत्ता है उस पर नियंत्रण और संतुलन बना रहता है। अगर सरकार गलत निर्णय लेती है तो विपक्ष उसे चुनौती दे सकता है, तो इससे जो हमारी तानाशाही है उसकी संभावना भी कम हो जाती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने आधुनिक लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली का महत्व समझा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई इसी तरीके से आपको पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन लिख देना है, जिसके साथ ही आपका जो आंसर नंबर 9 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था हमारा आंसर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा गया है। सुरक्षा राज्य, लोक लुभावन शासन और समाजवाद, ये 3 टॉपिक दिए गए हैं, इन पे हमें टिप्पणी लिखनी है। तो चलिए एक एक करके सब पर टिप्पणी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुरक्षा राज्य के बारे में। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो सुरक्षा राज्य है वो आखिर है क्या। तो भाई सुरक्षा राज्य हमारी वो व्यवस्था है जिसमें राज्य का मुख्य उद्देश्य आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को बनाए रखना है। तो इस प्रकार के जो राज्य है उसमें कानून व्यवस्था, सेना और सुरक्षा एजेंसियों को महत्व दिया जाता है,
जैसे कि अगर किसी देश में आतंकवाद, सीमा विवाद या आंतरिक हिंसा बढ़ जाए तो सरकार सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने लगती है। इसकी विशेषता यह है कि सुरक्षा राज्य में पुलिस, सेना और सुरक्षा एजेंसियां बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है और कई बार नागरिक स्वतंत्रताओं की तुलना में सुरक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। तो कई देशों में आपातकालीन परिस्थितियों में इंटरनेट बंद करना या कड़े सुरक्षा कानून लागू करना सुरक्षा राज्य की विशेषता भी मानी जाती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो राज्य की स्थिरता और संप्रभुता है उसको बचाया जा सके और राष्ट्रीय सर्वोच्च को ऊंचा बनाया जा सके। तो भाई सीमा पर खतरे की स्थिति में सरकार सेना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करती है, यही इसका उद्देश्य है। अगर हम बात करें इसकी कुछ आलोचना के बारे में, तो भाई अत्यधिक सुरक्षा पर जोर देने से जो नागरिक स्वतंत्रताएं है वे भी कम हो सकती है और कई बार लोकतांत्रिक अधिकार भी प्रभावित हो सकते हैं। तो अगर सरकार सुरक्षा के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर दे तो इससे जो डेमोक्रेसी है वो भी कमजोर हो जाती है। आधुनिक संदर्भ में अगर हम बात करें तो आज आतंकवाद और वैश्विक असुरक्षा के कारण कई देशों में जो सुरक्षा राज्य है वे बड़े हैं। जैसे कि आप देखें 9/11 के हमले के बाद यूनाइटेड स्टेट ने सुरक्षा व्यवस्था को बहुत ही ज्यादा मजबूत किया। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने सुरक्षा राज्य को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है लोक लुभावन शासन को लेकर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लोक लुभावन शासन आखिर होता क्या है। तो भाई ये हमारी एक ऐसी राजनीतिक शैली होती है जिसमें कि नेता सीधे जनता से जुड़कर उनकी भावनाओं और अपेक्षाओं के आधार पर नीतियां बनाता है। यानी कि जब कोई नेता जनता से कहता है कि मैं सीधे आम लोगों की आवाज हूं, तो ये हमारे लोक लुभावन राजनीति का संकेत माना जाता है। इसकी विशेषता ये होती है, इसके जो शासन होते हैं उसमें जनता की तत्काल मांगों को प्राथमिकता दी जाती है और जो नेता है वो स्वयं जनता का सच्चा प्रतिनिधि मानने का प्रयास करता है। यानी कि आप देखें जैसे कि चुनाव के समय मुफ्त योजनाओं या बड़े वादों की घोषणा करना लोक लुभावन राजनीति का हिस्सा माना जाता है। अगर हम बात करें इसकी राजनीतिक शैली के बारे में, तो भाई ये जो शासन है ये अक्सर करिश्माई नेतृत्व पर आधारित होता है। यानी कि इसमें संस्थाओं की तुलना में जो व्यक्ति विशेष है उसका प्रभाव अधिक देखा जाता है। जैसे कि आप देखें कई देशों में लोकप्रिय नेता अपनी व्यक्तिगत छवि के आधार पर चुनाव जीतते हैं। अगर हम बात करें इसके लाभ के बारे में, तो भाई लोक लुभावन शासन आम जनता की समस्याओं को तेजी से उठाता है। इससे जनता को लगता है कि जो सरकार है वो उनकी बात सुन रही है। तो जैसे कि आप देखिए गरीबों के लिए त्वरित सहायता योजनाएं शुरू करना। अगर हम इसकी आलोचना की बात करें तो भाई लोक लुभावन नीतियां कभी कभी दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकती है, तो कई बार संस्थागत लोकतंत्र को कमजोर भी कर सकती है। तो अगर सरकार केवल लोकप्रिय फैसले ले और आर्थिक संतुलन की अनदेखी करे तो भविष्य में आर्थिक संकट भी पैदा हो सकता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने लोक लुभावन शासन को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है समाजवाद को लेकर। तो अब हम समझते हैं कि समाजवाद क्या होता है। तो भाई समाजवाद हमारा एक ऐसी विचारधारा है जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज या राज्य का नियंत्रण होता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इक्वालिटी को स्थापित करना। तो अगर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योगों में बड़ी भूमिका निभाए तो उसे हम समाजवादी नीति भी मान सकते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि जो समाजवाद है ये हमारी आर्थिक असमानता को कम करता है और इसमें संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण भी होता है। जैसे कि आप देखिए अमीर और गरीब के बीच की खाई कम करना समाजवाद का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो इसका उद्देश्य यही होता है कि जो गरीब और कमजोर वर्ग है उनका उत्थान किया जा सके और यही हमारे सामूहिक हित को व्यक्तिगत लाभ से ऊपर रखता है। जैसे कि आप देखें सरकार गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। अगर हम बात करें इसके बेनिफिट की, तो भाई इससे सामाजिक समानता और कल्याणकारी राज्य बनता है और श्रमिकों और कमजोरों वर्गों के जो अधिकारों की रक्षा है वो भी होती है। तो जैसे कि आप देखें सरकारी राशन, रोजगार योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं ये सभी हमारे समाजवादी सोच को दर्शाती है। तो आलोचना में हम यही कह सकते हैं कि अत्यधिक सरकारी जो नियंत्रण है उससे हमारी आर्थिक दक्षता कम हो जाती है और निजी पहल और प्रतिस्पर्धा भी प्रभावित हो सकती है। तो अगर हर उद्योग पर सरकार का नियंत्रण हो तो नवाचार और प्रतिस्पर्धा भी कम हो सकती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समाजवाद को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा
कंक्लूजन आता है। तो भाई निष्कर्ष या कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो सुरक्षा राज्य है, जो लोक लुभावन राज्य है और जो समाजवाद है, ये तीनों ही बहुत जरूरी है। क्योंकि जो सुरक्षा राज्य है वो राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर जोर देता है, जो लोक लुभावन शासन है वो जनता की भावनाओं और तत्काल अपेक्षाओं को प्राथमिकता देता है, और जो हमारा समाजवाद है वो सामाजिक समानता और न्याय स्थापित करने का प्रयास करता है। तो भाई इन तीनों अवधारणाओं का संतुलित अध्ययन हमारे आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 10 है वो भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे कॉन्सेप्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो याद रखो हमारे जो लेक्चर है वे फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से नोट परचेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिव वे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लक्की विनर्स बन सकते हो आप फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिव वे के विनर्स। तो टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।